हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की जो वीडियो है सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस सब्जेक्ट के, जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और ज़्यादातर वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही आपके पेपर में आते हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना किस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। सिलेबस जो आपका है टोटल 10 चैप्टर का है और इन 10 चैप्टरों के ही हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका बनता है, वित्तीय साक्षरता वित्तीय अवधारणाओं को समझने और धन के बारे में सूचित निर्णय लेने की क्षमता है। यानी वित्तीय साक्षरता क्या होती है भाई, कि जो भी हम निर्णय लेते हैं अपने पैसे से संबंधित, उसकी हमें सही से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के कथन के आधार पर कह रहे हैं कि वित्तीय साक्षरता पर चर्चा कीजिए कि वित्तीय साक्षरता क्या होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं वित्तीय साक्षरता क्या है। तो देखिए, वित्तीय साक्षरता का अर्थ है धन से जुड़ी बातों को समझना और सही फैसले लेना। यानी आप धन का जहां भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आप सही से इस्तेमाल करें और अच्छे फैसले ले सके, तो यही क्या होती है, वित्तीय साक्षरता होती है। तो देखिए, आज के समय में व्यक्ति को अपनी आय, खर्च, बचत और निवेश और ऋण को समझदारी से संभालना जरूरी है। नहीं तो व्यक्ति क्या हो सकता है भाई, वित्तीय संकट में आ सकता है। ठीक है, उसे परेशानी हो सकती है। तो वित्तीय साक्षरता व्यक्ति को आर्थिक रूप से क्या करती है भाई, मजबूत बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है और सुरक्षित बनाती है। ठीक है, ताकि उसका भविष्य जो है वो सुरक्षित रह सके। तो इसलिए वित्तीय साक्षरता के जो प्रमुख घटक है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बजट और व्यय का प्रबंधन करना चाहिए। जो भी आपके पास पैसा है उसका एक बजट बनाएं, उसको सही से खर्च करें। यानी आय और खर्च का संतुलन बनाना, अनावश्यक खर्चों से बचना। ठीक है, बचत की आदत डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई भविष्य की आवश्यकताओं और आपात स्थितियों के लिए धन सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। यानी आप जितना पैसा आज कमा रहे हैं अगर आज ही खर्च कर देंगे तो हो सकता है भाई भविष्य में कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए जिसके लिए ज़्यादा धन संपत्ति की जरूरत हो और आपके पास ना हो, या कैसी कोई आपात स्थिति आ जाए, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए। ठीक है, तो उस समय भी बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपने सेविंग नहीं कर रखी होगी तो आपको क्या होगा, आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बचत की आदत डालना बहुत जरूरी है। निवेश की समझ होना बहुत जरूरी है। यानी जो आपने पैसा कमाया है उसको सही जगह निवेश करें। क्या शेयर लेने हैं, किस म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करना है, या फिक्स्ड डिपॉजिट करना है, सरकारी योजनाओं में आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। कहाँ पे भाई आपका जो पैसा है वो सिक्योर होगा और आपको ज़्यादा वो रिटर्न भी देगा। ऋण और क्रेडिट प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, ऋण की आवश्यकता कितनी है आपको, उसकी ब्याज दर कितनी है, आप पुनर्भुगतान की आपकी क्षमता कितनी है, तो उसी के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है भाई तो आप जो भी क्रेडिट ले रहे हैं, जो भी लोन ले रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखें कि भाई कि ऋण कितना आपको ज़रूरत है। आप जितनी ज़रूरत है उतना ही ऋण लें। ब्याज दर जरूर देख लें कि भाई कहीं उच्च ब्याज दर पे नहीं है और मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं भविष्य में उसका भुगतान ना कर पाऊँ, तो इससे भी आर्थिक संकट आ सकता है। तो इसलिए ऋण के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमेशा उतना ही ऋण लेना चाहिए, उतना ही आपको लोन लेना चाहिए जितना आप चुका सकें। बीमा और जोखिम प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो देखिए, आज के टाइम में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं लोगों को, तो जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा जो है उससे अगर आपको बचाना है, अगर कोई हानि ना हो जाए भविष्य में आपके जीवन को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी संपत्ति को, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, बीमा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कर का ज्ञान होना जरूरी है। कर नियमों की जानकारी, कर बचत के वैध उपाय। तो आपको भाई कर संबंधित जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपना जो टैक्स कहीं आपका फालतू तो नहीं जा रहा उसको आप बचा सकें। ठीक है, डिजिटल वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, साइबर सुरक्षा। आजकल आप देखते हैं भाई ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, वित्तीय साक्षरता के अंदर ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, वित्तीय साक्षरता का महत्व क्या है। तो देखिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता आती है। अगर आप वित्तीय साक्षर हैं तो आप आर्थिक आत्मनिर्भर रहेंगे। व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपने वित्तीय निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो आपको पता रहेगा भाई आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है, कहाँ आपको फायदा होगा, कहाँ आपको नुकसान होगा, अगर आपको वित्तीय जानकारियां हैं तो। गरीबी और कर्ज के जाल से आप बच जाएंगे। तो अनियोजित खर्च और अत्यधिक ऋण से बचाव संभव होगा। ठीक है, तो गरीबी और कर्ज कब होता है, तभी होता है ना जब भाई आप अपने पैसे का सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप सही से अपने पैसे का मैनेजमेंट कर लेंगे, आपको समझ है भाई पैसा कहाँ खर्च करना है, तो आप गरीबी और कर्ज से जो है बच सकते हैं। भविष्य की सुरक्षा, तो सेवानिवृत्ति हो गई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों के लिए तैयारी आपको शुरू से ही करनी चाहिए। यानी भविष्य की आपको हमेशा अपनी सुरक्षित रखना चाहिए। तो इसके लिए आप कैसे भाई, अगर आप मान लीजिए रिटायर होंगे तो उस समय कितना पैसा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या आप अपने बच्चों की शिक्षा या अपने परिवार के स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि भाई भविष्य में ऐसा ना हो कि जब आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको पूरा ना कर पाएं। तो इसके लिए भविष्य की सुरक्षा के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है,
आर्थिक तनाव में कमी, तो योजनाबद्ध वित्त से मानसिक तनाव जो होता है वो कम रहता है, ठीक है। यानी आपने अपने फ्यूचर के लिए पैसे सही से जमा कर रखे हैं, सही से सिक्योर कर रखे हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान, तो जागरूक नागरिक बेहतर निवेश करते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। यानी आप अच्छे जागरूक निवेशक हैं तो आप जब पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे भाई बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, तो इससे क्या होगा, देश की राष्ट्रीय आय भी जो है बढ़ती है। भारत में वित्तीय साक्षरता की स्थिति क्या है, तो देखिए भारत में वित्तीय साक्षरता का स्तर अभी भी संतोषजनक नहीं है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और निम्न आय वर्ग में। इसी कारण सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन पहले चलाई जा रही हैं। तो भाई देखिए हमारे यहाँ आज भी लोग जो हैं वो वित्तीय साक्षर नहीं, यानी अपने पैसे को कैसे मैनेज करना इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। खासतौर पर आप देखेंगे भारत के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको तो आय से संबंधित कहाँ क्या फैसले लेने ये भी नहीं पता होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी उतनी इनकम ही नहीं होती है, इसलिए वो अपने खर्चों को भी ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिजर्व बैंक ने सोचा भाई लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए कि किस तरह से वो अपने पैसे को सही से मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे आप देखेंगे कार्यक्रम चलाए जाते हैं आरबीआई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो किस तरह से आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो ये सारी जानकारियां आप देखते हैं समय समय पर सरकार जो है आपको बताती रहती है। वित्तीय साक्षरता की चुनौतियां क्या हैं, तो देखिए सबसे बड़ी चुनौती है अशिक्षा और जागरूकता की कमी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कहाँ निवेश करना चाहिए, कैसे पैसा बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जानकारी ही नहीं है लोगों को, तो ये सब जानकारी देना जरूरी है। जटिल वित्तीय उत्पाद, तो भाई आजकल की आप देखेंगे जो मैनेज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो वित्तीय नीतियां बनाई जाती हैं या जो भी वित्तीय फैसले लिए जाते हैं या जो भी दरें रखी जाती हैं, वो उतना लोगों को ज्ञान नहीं होता क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझने में उन्हें दिक्कत आती है। डिजिटल धोखाधड़ी का खतरा हमेशा रहता है, तो आजकल भाई देखिए सब चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, तो ऑनलाइन में भाई फायदे भी हैं तो नुकसान भी है, बहुत सारी डिजिटल धोखाधड़ी होती है, तो ये भी एक समस्या बनी हुई है। पारंपरिक सोच और वित्तीय योजना की कमी, तो आज भी लोगों की पुरानी सोच है, लोग ज़्यादातर पैसे का इन्वेस्ट करने की बजाय वो क्या करते हैं, अपने लॉकर में रखते हैं या संभाल कर रखते हैं घर के अंदर, तो उससे भी जो पैसा आता है वो मार्केट में फ्लो नहीं हो पाता, तो इस वजह से भी जो है समस्याएं रहती हैं। वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के उपाय, तो वित्तीय साक्षरता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, विद्यालय और जो विद्यालय हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर वित्तीय शिक्षा देना, तो भारी कार्यक्रमों में इनको शामिल किया जाना चाहिए। जैसे ये देखिए आपका सब्जेक्ट जो शामिल किया गया है ग्रेजुएशन के अंदर, इसीलिए कि आप वित्तीय साक्षर हो सकें। सरकारी और गैर सरकारी जागरूक कार्यक्रम आयोजित करना, तो गवर्नमेंट को भी और गैर सरकारी जो संगठन है उनको भी हमेशा जागरूकता फैलानी चाहिए कि भाई किस तरह से वित्तीय साक्षर बना जाए, किस तरह से अपने पैसे को मैनेज किया जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मीडिया का भी उपयोग किया जाना चाहिए, तो आजकल तो ये चीज़ गवर्नमेंट कर ही रही है। सरल और स्थानीय भाषा में वित्तीय जानकारी, तो भाई जो भी जानकारी दी जा रही है वो स्थानीय भाषा में देनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो हम इंग्लिश के वर्ड का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल अगर किसी को हम जानकारी देते हैं तो उनको समझ में नहीं आती, तो उनको स्थानीय भाषा में समझाएं ताकि वो बेहतर चीज़ें समझ सकें, ठीक है। तो आप कह सकते हैं भाई वित्तीय साक्षरता केवल धन कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि धन को सही ढंग से प्रबंधित करने की कला है, ठीक है। पैसा कमाना ही इनफ नहीं होता, उसको सही से मैनेज करना भी आना चाहिए। यह व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, तो इससे क्या होंगे भाई, सशक्त होंगे, यानी आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। केवल उसके जीवन स्तर को सुधारती है, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी विकास में योगदान देती है, ठीक है। तो अपना जीवन भी अच्छा बना सकेंगे और देश में भी जो है आर्थिक योगदान दे पाएंगे। तो अतः वित्तीय साक्षरता आज के समय में एक अनिवार्य आवश्यकता है, तो वित्तीय साक्षरता भाई आज के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिमेटेरियलाइजेशन शब्द से आप क्या समझते हैं। डीमेट खातों ने शेयर रखने और व्यापार करने की प्रक्रिया को कैसे आसान बना दिया है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसे। तो देखिए डिमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो आधुनिक वित्तीय प्रणाली में तकनीक के प्रयोग में निवेश और व्यापार की प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन आया है, यानी आज के टाइम में आप देखेंगे जो भी लेन देन हो रहा है वो ज़्यादातर ऑनलाइन होता है, ठीक है, सब डिजिटल हो गया है। तो उसी में आप देखेंगे कि भाई जो भी निवेश है या व्यापार है उसका भी डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। तो इसी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू आप देखेंगे डिमेटलाइजेशन में, जिसने शेयर बाजार को आधुनिक, ठीक है ना, अधिक आधुनिक कह सकते हैं, अधिक सुरक्षित बना दिया है, तेज और पारदर्शी बना दिया है। यानी पहले आप देखेंगे जो लोग शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, लेकिन आज के टाइम में जब से इंटरनेट आया है और जब से आप देखेंगे स्मार्टफोन वगैरह आए हैं, तो उस वजह से जो है शेयर का खरीदना और बेचना जो है बहुत आसान हो गया और इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत ही आसान हो गया है। तो उसी में आप देखेंगे एक जो पहल है वो है डिमेटेरियलाइजेशन की। तो क्या होता है इसके अंदर, आप देखेंगे कि जो डिमेटेरियलाइजेशन है
इसमें डिमेटेरियलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ है भौतिक स्वरूप को समाप्त करना। ठीक है, पहले क्या होता था, जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट वगैरह करते थे तो भौतिक रूप से इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, तो वित्तीय संदर्भ में डिमेटेरियलाइजेशन से आज से भौतिक कागजी शेयर प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने की प्रक्रिया है। तो पहले क्या होता था भाई, आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते थे, ठीक है, तो आपको एक कागज दिया जाता था, उस कागज पे लिख के दिया जाता था भाई आपने इतने शेयर लिखे हैं, लिए हैं, ठीक है ना, और ये उसकी वैल्यू है, और आपको दे दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे कि जो कागज वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया। आजकल सब कुछ क्या हो गया भाई, मोबाइल फोन पे हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो अब क्या होता है, जो भी आपको शेयर वगैरह खरीदने होते हैं तो आपको क्या करना होता है भाई, अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आप कोई भी डीमेट अकाउंट खोलिए किसी भी प्लेटफॉर्म से, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, ग्रो का देखा होगा, ठीक है, एंजल वन का देखा होगा, तो ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं। वहां पे आप अपना डीमेट अकाउंट खोल के अब ऑनलाइन ही शेयरों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। यानी पहले जो चीजें कागज पर हुआ करती थी वो सारी चीजें अब मोबाइल पर ऑनलाइन होनी शुरू हो गई। तो इसे क्या कहा जाता है, डिमेटलाइजेशन। तो वित्त इस प्रक्रिया में निवेशक के कागजी शेयरों को एक डीमेट खाते में डिजिटल रूप में संग्रहित कर दिया गया। ठीक है, यानी पहले जो आपको दिया जाता था भाई, शेयर की जो वैल्यू थी एक कागज पे लिख के दी जाती थी, लेकिन अब वो आप मोबाइल फोन पे एक ऐप इंस्टॉल करते हैं, वहां पे डीमेट अकाउंट खोलते हैं, तो वहां पर आप सारी चीजें रख सकते हैं। ठीक है, तो डीमेट खाता क्या होता है, तो डीमेट खाता एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक खाता है जिसमें आप शेयर, ठीक है, तो डीमेट खाते के फायदे क्या है भाई, आप शेयर यानी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो उसमें आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसकी वैल्यू जो है डीमेट अकाउंट में आपको देखने को मिलती है, जो भी शेयर खरीद रहे हैं। ठीक है, डिबेंचर जो भी आप ले रहे हैं, ठीक है, यानी मान लीजिए आप कोई कंपनी है, आपसे पैसा लेती है कि भाई कि हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप हमें पैसा दो, हम आपको, आप अगर हमें मान लीजिए 100 रुपये दे रहे हैं तो हम आपको 10% जो है उस पर ब्याज देंगे। ठीक है, तो आप डिबेंचर भी कर सकते हैं भाई, ठीक है, ये भी डिबेंट अकाउंट के जरिए कर सकते हैं आप अपने। ठीक है, म्यूचुअल फंड वगैरह यानी आपको छोटी छोटी बचतें करनी है तो आप एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे आजकल डीमेट खाते में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे एलआईसी वगैरह हो गई, एलआईसी वगैरह में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट की प्रतिभूतियों में, तो ये सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, आप एक डीमेट खाता खोल सकते हैं और जो भी लेन देन कर रहे हैं आप इन सारी चीज़ों में, वो सारे अपने डीमेट अकाउंट में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती हैं। सबसे बड़ी बात ये भाई डिजिटली होती हैं, जब मर्जी आप देख सकते हैं, उसकी वैल्यू को समझ सकते हैं। ये खाता बैंक खाते की तरह काम करता है, लेकिन इसमें धन के बजाय प्रतिभूतियां रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं भाई बैंक खाता ही होता है एक तरह से। बस जैसे बैंक खाते में क्या करते हैं भाई, आप अपने पैसे देखते हैं, कितने पैसे जमा किए, कितने निकाले, तो इसमें आप देख सकते हैं भाई कितने रुपए का जो है आपने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब आता है डिमेटेरियलाइजेशन जो है, उससे पहले की स्थिति क्या थी, जब तक ये नहीं आया था तो उससे पहले क्या होता था भाई, पहले क्या होता था, डीमेट प्रणाली से पहले शेयर कागजी प्रमाण पत्र के रूप में होते थे। यानी मान लीजिए आपको किसी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना है, आप उस कंपनी में जाते थे, उस बैंक में जाते थे, तो आपको क्या होता था भाई, एक कागज दे दिया जाता था और आपके पैसे लेकर उसने जितने भी आपके शेयर है, मान लीजिए आपने 100 शेयर खरीदे, 200 शेयर खरीदे, उतनी वैल्यू आपको दे दी जाती थी। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या चोरी खोने और जालसाजी का भी खतरा रहता था भाई। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें उतनी पारदर्शिता नहीं थी। ट्रांसफर प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, तो भाई अगर मान लीजिए आपको लेना है तो टाइम लगता था, और आपको अगर विड्रॉ करवाने अपने शेयर के पैसे तो टाइम लगता था। डिलीवरी में तो भाई कई सप्ताह लग जाते थे, यानी अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो वो आपके अकाउंट में जुड़ने में काफी समय ले लेते थे। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं थी उस टाइम। तो डीमेट खातों ने शेयर रखने और व्यापार करने की प्रक्रिया को कैसे आसान बना दिया है, तो आप समझ ही चुके होंगे अब तक। पहले भाई क्या होता था, कागजी कार्रवाई होती थी, वो खत्म हो गई। डीमेट खातों से भौतिक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो गई, कागजी जो झंझट होता था वो पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। ठीक है, सुरक्षा में वृद्धि, डिजिटल रूप में शेयर रखे जाते हैं, चोरी नहीं कर सकता कोई, नकली शेयर आपको नहीं बेच सकता। ठीक है, गुम होने की कोई समस्या नहीं होती क्योंकि भाई सब ऑनलाइन है। तेज और सरल लेन देन है, तो शेयरों की खरीद फरोख्त कुछ ही सेकंड में संभव हो जाती है। पहले जहां हफ्तों लगते थे, अब आप क्या कर सकते हैं, एक क्लिक पे ही भाई क्या कर सकते हैं, जो भी जितना भी अमाउंट आप लेना चाहते हैं, T1 या T2 प्रणाली जो भी है आपकी, ठीक है, जो आप अपनाते हैं उसके हिसाब से आपको मान लीजिए आपको कोई शेयर पसंद, आपको लगता है भाई इसमें इन्वेस्ट करना है, आप डीमेट अकाउंट खोलेंगे किसी भी ऐप के जरिए, और उसके अंदर भाई उतना जो भी आपका पैसा है उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उस ऐप में, और आपको 100-200 जितने भी शेयर खरीदने आप 1 क्लिक में खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान प्रणाली हो गई शेयर को खरीदने और बेचने की। ट्रांसफर प्रक्रिया में भी सरलता आई है, तो शेयरों का स्वामित्व परिवर्तन अब स्वचालित और तेज हो जाता है। तो पहले क्या करना पड़ता था भाई, कागजी कार्रवाई के दौरान आप जाएंगे, कहेंगे भाई कि अब मैं ये अपना बेचना चाहता हूँ, फिर वो आगे बढ़ाएगा उस प्रोसीजर को, तो टाइम लगता था। लेकिन अब जो है बिल्कुल आपके हाथ में, आप जब मर्जी कर सकते हैं। लागत में कमी है, स्टम्प शुल्क, कुरियर, स्टोरेज, हैंडलिंग खर्च, ये सब चीज़ें जो होती थी उस टाइम, वो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। पारदर्शिता और रिकॉर्ड प्रबंधन आसान हो गया, तो निवेश अपने सभी लेन देन का रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, आप जब मर्जी देख सकते हो भाई कितनी आपकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। कॉर्पोरेट लाभों की समान प्राप्ति, असमान
प्राप्ति है, यानी लाभांश हो गया, बोनस शेयर हो गए, ठीक है ना, राइट इशू, सीधे डीमेट खाते में जमा होते हैं, यानी आपको कहीं नहीं जाना, बस आपको ऑनलाइन सारी चीजें मिल जाती हैं। छोटे निवेशकों के लिए सुविधा है, तो डीमेट प्रणाली नए शेयर बाजार में छोटे और नए निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाता है। भाई मान लीजिए पहले क्या होता था कि आपको अगर शेयर लेने आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है भाई, आप बिल्कुल कम से कम निवेश करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश कर सकते हैं भाई, कोई रोक नहीं है, ठीक है, आसानी से हो भी जाता है। डिमेटलाइजेशन के लाभ क्या हुए हैं, तो आप समझ ही गए होंगे भाई, सुरक्षित निवेश है, आसानी से कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं, कुछ सेकंडों में आप लेन निकासी भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। पारदर्शिता प्रणाली है, सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई देता है कि भाई कब आपकी वैल्यू बढ़ी है, कब घटी है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तकनीकी दक्षता थोड़ी आपको होनी चाहिए, आपको तकनीकी रूप से चीज़ों को समझना आ जाता है, आसानी से समझ भी जाते हैं आजकल तो लोग। शेयर बाजार में विश्वास की वृद्धि हुई है, तो अब लोगों को भी शेयर बाजार में भाई विश्वास होने लगा है, क्योंकि लोग अब उस चीज़ों को समझने लगे हैं, देखने लगे हैं, मॉनिटर करने लगे हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन वगैरह के द्वारा। तो अब जो है लोग पहले शेयर बाजार को लोग समझ नहीं पाते थे, अब शेयर बाजार को समझना भी जो है आसान हो गया है। डिमेटलाइजेशन की सीमाएं क्या है, तो देखिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, सबसे बड़ी बात भाई, जो तकनीकी ज्ञान जानता है वही डीमेट अकाउंट खोल सकता है या उनमें लेन देन कर सकता है। इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता पर निर्भरता है, तो भाई इंटरनेट जिसको चलाना आता है, जिसको डिजिटल मोबाइल बैंकिंग वगैरह या मोबाइल यूपीआई वगैरह जो अच्छे से चला सकता है, वो इन सब चीज़ों को कर सकता है। साइबर सुरक्षा का जोखिम रहता है, तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार जो होता है साइबर सुरक्षा, साइबर अटैक भी हो जाते हैं, तो ये सारी तो समस्या है ही आधुनिक, ठीक है। तो आप कह सकते हैं भाई जो डिमेटलाइजेशन हुआ है उससे भारतीय शेयर बाजार में आधुनिक सुरक्षित और निवेशक अनुकूल बना है। तो डीमेट खातों के माध्यम से शेयर रखने और व्यापार करने की प्रक्रिया न केवल सरल हुई है बल्कि अधिक विश्वसनीय और कुशल भी बनी है। आज के डिजिटल युग में डिमेटलाइजेशन ने पूंजी बाजार की रीढ़ बन चुका है। तो भाई डीमेट अकाउंट जो खोले जा रहे हैं, उस डीमेट अकाउंट ने भाई आज के टाइम में आप देखेंगे शेयर बाजार में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। तो इससे आप देख रहे हैं बाजार में जो है पूंजी काफ़ी बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा है आज के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बीमा अनुबंध की आधारशिला सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत है, क्या आप सहमत हैं? बीमा अनुबंध के विभिन्न सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए। कि भाई जब हम बीमा लेने जाते हैं, इंश्योरेंस करवाने जाते हैं, तो उसमें एक सिद्धांत काम करता है, सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत, यानी आपसी विश्वास। आपसी विश्वास कैसा भाई? कंपनी का और जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है उसका, तभी जो बीमा होता है वो सफल माना जाता है, ठीक है। तो देखिए बीमा क्या है, आपको पता है बीमा एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें एक पक्ष यानी बीमा करता दूसरे पक्ष बीमित को निश्चित जोखिम की स्थिति में क्षतिपूर्ति का वचन देता है। यानी भाई मान लीजिए एक कंपनी है, वो कहती है कि भविष्य में आपको किसी भी चीज़ से समस्या हो सकती है, भाई आप बीमार पड़ जाएं या हो सकता है आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाए, तो उस समय में भाई आप क्या करेंगे अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है? तो उसके लिए आप क्या कर दीजिए भाई, पहले से ही प्लान कर लीजिए कंपनी के साथ कि आप कंपनी में भाई एक किस्त भरते रहिए 1000 रुपये की, और उसके बाद आपको कोई बीमारी होती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो कंपनी क्या करेगी, उसका हर्जाना देगी, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? बीमा कहा जाता है। तो सामान्य व्यावसायिक अनुबंधों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों के बीच पूर्ण विश्वास और ईमानदारी की उपेक्षा की जाती है, ठीक है। तो जब बीमा होता है तो कंपनी और जो भी एक पर्सन है, व्यक्ति है, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए भाई? ईमानदारी और विश्वास के साथ जो भी सहमति बननी चाहिए या जो भी वार्ता होनी चाहिए वो आपसी सहमति और सही होनी चाहिए, ठीक है ना, एक दूसरे को गलत नहीं बताना है। तो इसी कारण कहा जाता है कि बीमा अनुबंध की आधारशिला सर्वोच्च सद्भावना होती है, ठीक है ना। तो आपस में विश्वास, व्यक्ति का कंपनी के ऊपर और कंपनी का व्यक्ति के ऊपर विश्वास रहेगा, तभी बीमा जो होता है वो सफल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है भाई? सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा भाई? बीमाकर्ता और बीमित दोनों पर नैतिक और कानूनी दायित्व होते हैं। वे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक दूसरों के सामने ईमानदारी से प्रकट करेंगे कि भाई कंपनी की क्या क्या पॉलिसी है, कंपनी बताएगी, ठीक है, और व्यक्ति की क्या क्या समस्याएं हैं और किसे किस चीज़ से बीमा करवाना है, या उसके वर्तमान में क्या समस्याएं, भूतकाल में क्या रही हैं, और भविष्य में उसको डर लगता है भाई क्या हो जाएगा। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। तो कोई भी तथ्य छिपाना, गलत जानकारी देना, भ्रम पैदा करना अनुबंध को अमान्य बना सकता है भाई। अगर आपस में दोनों ने एक दूसरे से कोई भी चीज़ छुपाई तो बीमा जो होगा वो अमान्य माना जाएगा। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा लेते समय अपनी गंभीर बीमारी छिपा लेता है और दावा करते समय बीमा कंपनी भुगतान से इनकार कर सकती है। तो इसलिए सिद्धांत क्या हो गया भाई? बीमा अनुबंध की नींव हो गया कि भाई आपको पहले बताना पड़ेगा। मान लीजिए भाई आपको कोई भी एक बीमारी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है, ठीक है, और वो छुपा के कहता है भाई और अपना बीमा करवा लेता है कि भाई मैं बीमार पड़ूंगा, तो उसके बाद कंपनी क्या करेगी भाई? मुझे पैसा देगी। तो ऐसा नहीं होगा ना भाई, कंपनी क्या करेगी बाद में? ये जो बीमारी होती है कंपनी भाई मेडिकल वगैरह करवाएगी तो उसको पता लग जाएगा ये बीमारी तो पहले से थी, और इस बीमारी से बचने के लिए व्यक्ति ने पैसे से बचने के लिए क्या किया भाई? बीमा करवा के, और वो कंपनी से क्लेम लेना चाहता है। तो कंपनी क्या करेगी भाई? डिनाई कर देगी, मना कर देगी, भाई हम नहीं देंगे, तो पुरानी बीमारी थी आपने हमसे छुपाया। तो ये चीज़ जो होती है गलत हो जाती है। तो इसलिए आपस में क्या होना चाहिए भाई?
एक दूसरे को ईमानदारी से सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए ताकि क्लेम लेते समय कोई दिक्कत ना आए। तो बीमा अनुबंध के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है ये समझ लेते हैं। तो बीमा योग्य हित का सिद्धांत आता है सबसे पहले। बीमित व्यक्ति का बीमा की वस्तु या जीवन में वित्तीय हित होना आवश्यक है, यानी आप जिस चीज का भी बीमा करवा रहे हैं वो आपसे जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। यदि बीमा वस्तु को क्षति होती है तो बीमित को वास्तविक आर्थिक नुकसान होना चाहिए, कि भाई अगर आपने किसी वस्तु का अगर बीमा करवाया तो उसको हानि होनी चाहिए तभी आपको क्लेम मिलेगा, और वो जो वस्तु है वो आपसे संबंधित भी होनी चाहिए, ठीक है। उदाहरण, व्यक्ति अपने घर का बीमा करा सकता है, पड़ोसी के घर का नहीं, ठीक है। अगर बीमा कराना है तो भाई आप अपना कराएंगे, निजी जो होगा। जीवन बीमा की भी अगर बात करें तो वो स्वयं का करा सकता है, पति पत्नी या जो भी उसके ऊपर आश्रित है, ठीक है। मान लीजिए माता पिता आश्रित हैं या बच्चे आश्रित हैं तो उनका वो बीमा करा सकता है जो उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहली ये शर्त होती है। दूसरा भाई, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। इसमें क्या होता है, बीमा का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है कि भाई आप बीमा करा के लाभ कमाएंगे, बल्कि ये होता है कि भाई नुकसान से बचना, कि भविष्य में अगर आपको कोई नुकसान हो तो आप उससे बच जाएं। ये नहीं कि भाई बीमा करवा लूँ और उसके बाद जिस सामान का बीमा करवाया है उसको तोड़ के और फिर उससे मैं क्या करूँ भाई अपना लाभ कमा लूँ, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। बीमित को उतनी ही राशि मिलेगी जितनी वास्तविक हानि हुई है, तो भाई जितनी उसको हानि हुई होगी उतना ही जो है उसको बीमा या उतनी राशि दी जाएगी। तो कहाँ कहाँ लागू होता है, तो अग्नि बीमा होता है, समुद्री बीमा होता है, मोटर बीमा होता है। तो भाई ऐसे बीमा होते हैं जो कराए जाते हैं अपने सामान के ऊपर, तो उस सामान को जो भी हानि होगी उतना, यानी जितनी वैल्यू होगी सामान की उतना पैसा जो है कंपनी किसको देगी, उस व्यक्ति को देगी जिसने बीमा करा रखा है, ठीक है। कहाँ लागू नहीं होता, तो जीवन पर बीमा नहीं होता, क्योंकि भाई जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है, तो कोई भी कंपनी जो है कि किसी व्यक्ति के जीवन का मूल्य लगा के बीमा नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या होता है भाई, कंपनी अपने हिसाब से कोई भी एक अमाउंट रखती है कि भाई अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो इतना अमाउंट देंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो होता है ये निकट कारण सिद्धांत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर। तो बीमा दावा तभी स्वीकार होगा जब हानि का मुख्य और निकट कारण जोखिम जो बीमा पॉलिसी में शामिल है, ठीक है। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि भाई कि आपने जिस परिस्थिति में बीमा करवाएगी भाई ये चीजें हो जाएंगी तब बीमा दिया जाएगा, तो उन्हीं चीजों को ही हमेशा काउंट किया जाएगा, ठीक है। उदाहरण, यदि बाढ़ के कारण आग लगती है और आग बीमित जोखिम है तो दावा मान्य होगा। मान लीजिए आपने अपनी पॉलिसी में ले रखा है कि भाई हमारे इधर बाढ़ बहुत आती है उससे आग लग जाती है, तो कंपनी को आपने पहले ही बता दिया कि भाई हमारे यहाँ बाढ़ के कारण आग लगती है, आप इसको शामिल करो कि अगर बाढ़ के कारण आग लगती है तो आप हमें हर्जाना दोगे, तो कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि भाई पहले से ही ये चीजें तय हो जाती हैं। योगदान का सिद्धांत, तो यदि एक ही वस्तु का एक से अधिक बीमा कराया गया है तो सभी बीमाकर्ता अनुपात में क्षतिपूर्ति करेंगे, इससे बीमित को दुगना लाभ नहीं मिल सकता। और आप ऐसे नहीं कर सकते भाई कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से आप 3 कंपनी से बीमा करा लेंगे तो तीनों बीमा कंपनियां उस प्रॉपर्टी के अलग अलग पैसे देगी आपको, ठीक है, नहीं देगी। जो भी आपका प्रॉपर्टी का नुकसान होगा वो तीनों मिलके जो भी उनका एक रेशो बनेगा, ठीक है ना, उस रेशो में जो है आपको देंगी, ठीक है ना, 1/2 1/3 जो भी रेशो बनेगा कंपनी का, जो भी आपने पैसा दिया होगा उन कंपनियों को, तो उसके हिसाब से कंपनी आपको वापस देंगी पैसा, ठीक है। प्रत्यावर्धन सिद्धांत, क्षतिपूर्ति के बाद बीमाकर्ता को यह अधिकार मिल जाता है कि वह नुकसान के लिए उत्तरदायी तीसरे पक्ष से दबाव कर सके, ठीक है। तो इसमें ये भी होता है, देखिए बीमितों को अनुचित लाभ से रोकना होता है। मान लीजिए कि भाई अगर मान लीजिए आपने कंपनी से बीमा करवा रखा है और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, आपका कोई भी जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके बाद कंपनी आपको पैसा दे देगी, ठीक है, कंपनी आपको पैसा दे देगी। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है, जो थर्ड व्यक्ति है, तो उससे पैसा जो है वो कौन लेगी, वो कंपनी लेगी, ठीक है। तो आप किससे पैसे लेंगे, एक पर्सन किससे पैसा लेगा, वो कंपनी से लेगा जिसे बीमा करवा रखा है। अब बीमा जो कंपनी है उसको अपना हर्जाना लेना है, अपना पैसा वापस लेना है, तो वो किससे ले सकते हैं भाई, वो जो थर्ड पार्टी है उससे लेगा, ठीक है। तो यानी कि आप डायरेक्ट क्लेम नहीं कर सकते उस थर्ड व्यक्ति से कि भाई कि एक तो ये नहीं कर सकते कि आप कंपनी से भी पैसा लें और उस व्यक्ति से भी पैसा लें, ठीक है। तो ये चीज नहीं होती है। हानि न्यूनीकरण का सिद्धांत, बीमित का कर्तव्य है कि वह नुकसान होने पर उसे कम से कम करने का प्रयास करे। लापरवाही से हुई अतिरिक्त हानि के लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। तो भाई ये आपने अगर किसी भी कंपनी का बीमा लिया है, मान लीजिए आपने एक गाड़ी पे बीमा करवा रखा, तो ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी को हल्की सी चोट लगी तो आप उस गाड़ी को और ज्यादा नुकसान पहुंचा के ताकि भाई और ज्यादा मैं बीमा ले सकूं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। सर्वोच्च सद्भावना को आधारशिला क्यों कहा जाता है, तो भाई क्यों जरूरी है ये चीज, तो बीमा पूरी तरह सूचना पर आधारित अनुबंध है, तो भाई सूचना दी जाती है ना, तो इसलिए आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होना और समझाना जरूरी है। तो बीमाकर्ता बीमित को दी जानकारी पर जोखिम का मूल्यांकन करते हैं। तो भाई जो भी आपकी वस्तु है तो आप उस पर बीमा लेना चाहते हैं, तो बीमा करता ही तो आपको बताएगा भाई क्या क्या आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जोखिम जो कौन ले रहा है, जोखिम ले रही है बीमा कंपनी आपके प्रोडक्ट पर, तो इसलिए पूरी जानकारी लेगी। यदि जानकारी गलत हो तो अन्य सभी सिद्धांत निष्प्रभावी हो जाएंगे। अगर आपने जानकारी ही गलत दी है तो भाई आगे के सिद्धांत काम ही नहीं करेंगे। तो इसलिए सर्वोच्च सद्भावना के बिना बीमा अनुबंध की कल्पना संभव नहीं है। तो इसीलिए जब भी बीमा लिया जाता है तो सर्वोच्च सद्भावना को याद रखा, यानी एक दूसरे पे फेथ रख के तब जानकारियां देके तभी जो है बीमा कराया जाना चाहिए, ठीक है।
निष्कर्ष तो कह सकते हैं भाई स्पष्ट है कि बीमा अनुबंध कई सिद्धांतों पर आधारित होता है, परंतु सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत भाई ये सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें मूलभूत और केंद्रीय सिद्धांत होते हैं। ये सिद्धांत बीमा अनुबंध को पारदर्शी, न्यायसंगत और विश्वसनीय बनाता है, क्योंकि भाई दोनों को आपस में विश्वास होता है, जो कर रहा होता है बीमा वो, और जिसका बीमा हो रहा होता है वो। तो अन्य सभी सिद्धांत इसी पूरक के रूप में कार्य करते हैं। कहना पूर्ण उचित है बीमा अनुबंध की आधारशिला सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किसी भी व्यवसाय पर विश्वास बनाने के लिए एक प्रभावी ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत करी। तो ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के आधार पर और कैसी इसकी प्रक्रिया बताइए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आप एज ए ग्राहक कहीं भी जाते हैं तो आपको ये अधिकार होता है कि भाई आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो एक ऐसी ही आप देखेंगे योजना जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने बनाई थी, जिसे बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। तो बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है और शिकायत के आधार और वो प्रक्रिया क्या रहती है, इसको समझते हैं हम। तो देखिए, किसी भी व्यवसाय विशेषकर बैंकिंग सेवा क्षेत्र में ग्राहकों को विश्वास बनाए रखने के लिए प्रभावी शिकायत नियंत्रण तंत्र अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि भाई आप अपना मेहनत का पैसा यहाँ पर जमा कर रहे होते हैं, तो इसलिए एक पारदर्शी जगह होनी चाहिए जहाँ पर अगर आपके साथ कुछ भेदभाव हो तो आप कहीं पे शिकायत कर सके और आपकी शिकायत का निवारण हो सके। ठीक है, क्योंकि आपके भाई मेहनत के पैसे जो है बैंक में जा रहे हैं। तो बैंक और ग्राहक के बीच संतुलित जानकारी और सख्ती के कारण विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है भाई, समस्याएं हो जाती हैं कि भाई बैंक आपको सही जानकारी नहीं देते, तो जिससे क्या होता है भाई आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके कारण कई बार विवाद हो जाता है ग्राहक और बैंक कर्मी के बीच। तो इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की कि भाई अगर कोई विवाद हो रहा है और ग्राहक को सही से बताया नहीं जा रहा है तो वो बैंकों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों को सरल, त्वरित और निःशुल्क समाधान प्रदान करना था। तो किस लिए बनाया गया था भाई, कि जो भी ग्राहक है अगर उनकी कोई शिकायत है तो आसानी से जो शिकायत है वो किसी को दे सके, ऐसा एक व्यक्ति हो, उसकी जो भी शिकायत है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और उसको कोई आर्थिक नुकसान ना हो। ठीक है, और निःशुल्क व्यवस्था जो है ये करी गई। तो बैंकिंग लोकपाल योजना का अर्थ क्या है ये समझ लेते हैं। तो बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आरबीआई द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी, जिसे लोकपाल कहा जाता है, बैंक ग्राहकों की शिकायतों की सुनवाई करता है और उनका समाधान करता है। कि भाई जो भी किसी व्यक्ति को बैंक से संबंधित समस्या है तो वो लोकपाल के पास जाएगा और अपनी शिकायत करेगा। ठीक है, तो जब बैंक द्वारा उचित समय में समाधान नहीं किया जाता, ठीक है, मान लीजिए अभी कोई शिकायत है और बैंक आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपको बार बार भगाया जा रहा है, तो आप लोकपाल के पास जाएंगे और कहेंगे अगर भाई बैंक जो है आपकी जो समस्या का समाधान नहीं कर रहा है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज कराने के आधार क्या हो सकते हैं, कब कब एक जो ग्राहक है वो शिकायत कर सकता है। तो बैंकिंग सेवाओं में अगर कमी है, मान लीजिए उसका चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, बिल हो गया आदि के भुगतान में अनुचित देरी हो रही है। ठीक है, आपने चेक दिया, आपका चेक जो है भाई 15-15, 20-20 दिन तक अगर कैश नहीं हो रहा है, तो ये सारी समस्याएं अगर हैं। जमा निकासी में लापरवाही, यानी जब आप जमा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो उस समय जो है बैंक आपसे एक्स्ट्रा चार्ज वसूल रहा है या और कोई भी समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। एटीएम डेबिट कार्ड से संबंधित शिकायत, एटीएम से पैसा ना निकलना लेकिन खाते से राशि कट जाना। ठीक है ना, कार्ड खोने की सूचना के बाद गलत लेन देन हो जाना, यानी आपने जानकारी दे दी भाई आपका कार्ड जो है खो चुका है, लेकिन उसके बाद भी बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसके बाद भी आपके कार्ड से पैसे निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ऋण एवं ब्याज से जुड़ी शिकायतें कई बार हो जाती हैं। ऋण आवेदन में अनावश्यक देरी, ब्याज दरों की गलत गणना, कि भाई पहले क्या होता है आपसे कुछ और ब्याज बताया जाता है और जब आप लोन ले लेते हैं तो ब्याज की किस्तों में लोन और अलग हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप आवेदन दे सकते हैं। बैंक खातों से संबंधित समस्याएं, खाता खोलने या बंद करने में देरी हो रही है। ठीक है, बिना सूचना के खाते से शुल्क काटा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं शिकायत। डिजिटल बैंकिंग संबंधित शिकायत, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग में त्रुटियां आ रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। यूपीआई ऑनलाइन भुगतान में अगर बार बार विफलता हो रही है और पैसे कट रहे हैं आपके, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की शिकायत आप कर सकते हैं। और पेंशन एवं सरकारी भुगतान में देरी, तो ये भी शिकायत है। आरबीआई निर्देशों का उल्लंघन करना, मान लीजिए आरबीआई ने कोई गाइडलाइंस बना रखी है और उन नियमों का बैंक पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं भाई, शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो शिकायत दर्ज कराने से पूर्व क्या आवश्यक शर्तें हैं ये भी जान लेना जरूरी है। ग्राहक ने पहले संबंधित बैंक में लिखित शिकायत दर्ज करी हो तो पहले भाई आपको शिकायत बैंक में ही करनी पड़ेगी। और अगर बैंक ने 30 दिनों के भीतर समाधान ना किया है या बैंक का जो उत्तर है वो आपको असंतोषजनक लग रहा है, तभी जो है आप आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या रहेगी। पहले चरण में आप बैंक में शिकायत दर्ज कराना था। ठीक है, ग्राहक को सबसे पहले संबंधित बैंक की शाखा या ग्राहक सेवा प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज करानी होगी।
उसके बाद बैंकिंग लोकपाल के पास आवेदन, ठीक है, जब उन्होंने 30 दिन तक आपकी शिकायत नहीं सुनी, उसके बाद यदि बैंक समाधान नहीं करता तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराता है। तो आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं या लिखित में भी आवेदन कर सकते हैं, तीनों तरीके हैं। शिकायत में क्या क्या चीज़ें आवश्यक है आपको बताना, पहले आप अपना नाम बताएंगे ग्राहक का, फिर बैंक में शाखा बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद शिकायत का संक्षिप्त विवरण देंगे, क्या समस्याएं हैं, फिर बैंक में की गई पूर्व शिकायत का प्रमाण देंगे कि भाई आपने बैंक में पहले शिकायत की थी, बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा चरण आएगा, शिकायत की जांच होगी। बैंकिंग लोकपाल शिकायत की प्रारंभिक जांच करता है और दोनों पक्षों से जानकारी मांगता है, ठीक है। तो उसके बाद सुलह कराने का प्रयास किया जाता है कि भाई कि ये गलत है, इसको ठीक किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से लोकपाल काम करता है। निर्णय और पुरस्कार, यदि सुलह संभव नहीं होती तो लोकपाल मामले पर निर्णय लेता है, अनावश्यक होने पर बैंक को क्षतिपूर्ति देने का आदेश देता है, ठीक है। अगर उन्होंने भाई सेटलमेंट करने के लिए कहा और सेटलमेंट ढंग से नहीं कर रहा है बैंक, और अगर ग्राहक को बार बार नुकसान हो रहा है उससे, तो उसकी क्षतिपूर्ति, ठीक है ना, तो उसका फाइन कौन देगा, बैंक को देना पड़ता है, हर्जाना देना पड़ता है बैंक को, ग्राहक को। अपील की व्यवस्था, तो यदि कोई भी पक्ष लोकपाल के निर्णय से असंतुष्ट है तो आरबीआई के अपीली प्राधिकरण के पास भी अपील कर सकता है। मान लीजिए आप लोकपाल के ने जो निर्णय दिलवाया, अगर आप उससे भी असंतुष्ट हैं तो आप ऊपर भी, यानी आरबीआई के अपीली प्राधिकरण है, वहां पर भी आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल योजना का महत्व क्या है, तो भाई क्यों इसको शुरू किया गया था, तो ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा हो सके, बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता आ जाए, त्वरित और कम लागत वाला न्याय, यानी तुरंत आपका जो है समस्या उसका निदान हो जाए और लागत भी ना लगे, बैंक और ग्राहक के बीच विश्वास जो है उसमें वृद्धि हो, ठीक है ना। तभी तो भाई एक विश्वास के तौर पर ही तो एक ग्राहक बैंक में पैसा जमा करता है, तो वो चीज़ ध्यान में रख कर ही ये लोकपाल जो योजना बनाई गई थी। निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि भाई बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक केंद्रीय सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल ग्राहकों को न्याय दिलाने में सहायता है, बल्कि बैंकों को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी प्रेरित करता है, ठीक है। यानी एक तो भाई लोगों की जो शिकायतें हैं वो भी सुनता है, प्लस में से बैंक भी जो होते हैं वो अच्छी सेवाएं दें, इसका ख्याल रखता है। तो अतः ये कहा जा सकता है बैंकिंग लोकपाल योजना ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बैंकों की जो पारदर्शिता है वो बढ़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंधक गृह ऋण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपरोक्त कथन के प्रकाश में बंधक का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। दृष्टिबंध बंधक और गिरवी के बीच भी आप अंतर बताइए, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम समझेंगे बंधक का अर्थ क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे दृष्टिबंधक क्या होता है, और गिरवी के बीच में इन तीनों के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। तो बंधक, गृह, फिर आता है आपका दृष्टिबंधक, फिर आता है आपका गिरवी, ठीक है। तो आपको पता है भाई गृह ऋण जैसी दीर्घकालीन ऋणों में ऋणकर्ता को बड़ी राशि और लंबी अवधि के कारण जोखिम रहता है, ठीक है। यानी जब आप कभी भी कोई भी ऋण लेते हैं तो वो ऋण जो होता है भाई कई बार लंबे समय तक लिया जाता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए ऋण के बदले अचल संपत्ति को सुरक्षा के रूप में रखना आवश्यक है। तो आप कहीं से भी अगर ऋण ले रहे हैं भाई, तो एक लंबे समय के लिए, अवधि के लिए अगर आप ऋण ले रहे हैं, तो जो आपको ऋण दे रहा है तो भाई उसके लिए तो जोखिम का कारण है। मान लीजिए आपने भाई किसी से 20 लाख का लोन लिया, ठीक है, और 20 लाख का लोन लेने के बाद आपने मान लीजिए 5 लाख चुकाए और उसके बाद 15 लाख नहीं चुकाए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऋण जो होते हैं भाई वो लंबी अवधि के लिए होते हैं। तो फिर जिसको आपने 15 लाख नहीं चुकाए तो उसका तो भाई आर्थिक नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए वो अपने आर्थिक नुकसान से बचने के लिए हमेशा क्या करता है, जब भी आप वो व्यक्ति किसी को भी ऋण देगा तो उसके लिए क्या करेगा, उसके बदले बंधक का मतलब क्या है भाई, कोई ना कोई एक ऐसी चीज अपने पास रखेगा जिसकी कोई वैल्यू होगी। मान लीजिए अगर आप 20 लाख का लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो 20 लाख का आपको लोन चाहिए, तो आपको 20 लाख का क्या करना पड़ेगा भाई, 20 लाख का अगर आपका एक मकान है तो उस मकान को आप गिरवी रखेंगे किसी के पास, तभी तो वो आपको 20 लाख का लोन देगा। तो इससे क्या होगा भाई, उसका जोखिम कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने 5 लाख दिया, बाद में 15 लाख देने से मना कर दिया, तो वो क्या करेगा, आपका 20 लाख का जो मकान है उसको बेच के अपनी भरपाई कर लेगा, ठीक है। तो इसी व्यवस्था को बंधक कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है भाई, बंधक की जो आपका उसने मकान अपने पास रखा है तो इसे बंधक कहा जाता है। तो इसीलिए यह कहना पूर्णतः उचित है कि बंधक गृह ऋण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बंधक जो होता है, जब भी आप गृह ऋण लेते हैं या कोई भी लोन लेते हैं तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बंधक का अर्थ समझ गए होंगे आप अब तक। बंधक वह व्यवस्था है जिसमें ऋण प्राप्त करता यानी जो बंधक करता अपने ऋण की सुरक्षा के लिए अपनी चल संपत्ति जैसे घर भूमि को ऋणदाता यानी बंधनकारी के पक्ष में गिरवी रखता है, जबकि संपत्ति का स्वामित्व समानतः बंधनकर्ता के पास ही रहता है, ठीक है। मालिक, मान लीजिए वो मकान जैसे हमने देखा था भाई 20 लाख का मकान था, तो वो मालिकाना हक तो किसका रहेगा भाई, मालिक तो कौन रहेगा, मालिक जो रहेगा वो व्यक्ति ही रहेगा जिसका वो घर है, बस वो क्या रहेगा, गिरवी रहेगा उस कंपनी के पास या उस व्यक्ति के पास जिससे उसने ऋण लिया है, ठीक है।
सरल शब्दों में कहें तो घर के बदले लिया गया ऋण जो होता है वो गृह ऋण होता है, और उस घर को सुरक्षा के रूप में रखना जो होता है वो बंधक होता है। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है, एक व्यक्ति को क्या कह रही है, कह रही भाई एक व्यक्ति को क्या चाहिए, घर चाहिए, वो 20 लाख का क्या करना चाहता है भाई, घर लेना चाहता है। ठीक है, तो कंपनी कहेगी ठीक है भाई, हम आपको 20 लाख दे रहे हैं, आप क्या करो भाई, घर ले लो। ठीक है, लेकिन इस घर के कागज जो रहेंगे वो कंपनी के पास रहेंगे, मालिकाना हक इस व्यक्ति को मिल जाएगा, लेकिन वो कंपनी जो होगी, वो कंपनी जो क्या करेगी भाई, वो कागज को अपने पास रख लेगी, और तब तक कागज को अपने पास रखेगी जब तक आप उस घर का जो टोटल लोन जो आपने लिया है कंपनी से वो चुका ना दे। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप भाई, घर के बदले लिया गया ऋण जो होता है वो गृह ऋण होता है, और घर को सुरक्षा के रूप में रखना जो होता है वो बंधक होता है। तो गृह ऋण में बंधक का क्या महत्व है, तो देखिए ऋणदाता की सुरक्षा हो जाती है ना इससे। यदि ऋणदाता के ऋण चुकाने में असफल रहता है तो ऋणदाता क्या करेगा, बंधक की संपत्ति बेचकर अपनी राशि वसूल कर सकता है। कम ब्याज दर पर ऋण, तो बंधक होने से जोखिम कम होता है, इसलिए ऋण पर ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, तो जो बंधक ऋण होता है उसमें आप देखेंगे ब्याज दर भी कम होती है। बड़ी राशि का ऋण संभव है, तो संपत्ति के मूल्य के आधार पर बैंक अधिक राशि का ऋण दे सकता है। तो भाई अगर आपके पास 20 लाख का घर है तो बैंक आपको आराम से 15-18 लाख का लोन दे देगा। ऋण अनुशासन सुनिश्चित रहता है, तो बंधक होने के कारण ऋणकर्ता जो होता है समय पर किस्त चुकाने के लिए प्रेरित रहता है। उसको पता है भाई उसका घर गिरवी पड़ा है, बिक जाएगा, तो इसलिए वो हमेशा क्या करेगा, जो भी उसका लोन होगा वो टाइम पे देता रहेगा। बंधक के कारण गृह ऋण 15 से 30 वर्षों तक की समयावधि के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो भाई क्योंकि उसने उसका घर जो है वो गिरवी रखा हुआ है किसी के पास, तो 15 से 20 साल तक भी भाई अगर वो पैसा चुकाता रहता है तो भी कोई समस्या नहीं आती, यानी लंबे अवधि का भी ऋण चल जाता है इस टाइम। दृष्टिबंधक और बंधक और गिरवी में अंतर समझ लेते हैं। तो देखिए दृष्टिबंधक का मतलब होता है भाई जो संपत्ति का प्रकार है चल संपत्ति पर लगाया जाता है। चल संपत्ति का मतलब है भाई आप मान लीजिए आप गाड़ी वगैरह पर ऋण लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, चल संपत्ति होती है जो चल के चली जाए। अचल संपत्ति वो संपत्ति होती है भाई जो वहीं पर रहती है, वहां से हटती नहीं है। ठीक है, जैसे भूमि जमीन वगैरह हो गई। ठीक है, चल संपत्ति आप समझ ही गए होंगे। तो संपत्ति का प्रकार जो दृष्टिबंधक होते हैं वो 3 प्रकार की संपत्ति पर दिए जाते हैं। ठीक है, पहला चल संपत्ति, ये भी अचल संपत्ति और चल संपत्ति। ठीक है, तो दृष्टिबंधक चल संपत्ति पे, बंधक जो है अचल संपत्ति पे, और गिरवी जो है चल संपत्ति पे। कब्जा किसका रहेगा भाई, ऋणकर्ता के पास रहता है। ठीक है, जो भी ऋण करता है उसके पास ही रहेगा। मान लीजिए गाड़ी पे उसने लोन लिया तो गाड़ी तो उसके पास ही रहेगी। ठीक है, लेकिन उसका जो उसने ऋण लिया उसको तो चुकाना ही पड़ता है। ठीक है, अचल ऋणकर्ता के पास ही रहती है। मान लीजिए उसने अगर क्या किया भाई, अपनी जमीन के बदले ऋण लिया है तो जमीन तो उसके पास ही रहेगी। ठीक है, ऋणदाता के पास। ठीक है, वहीं गिरवी अगर कोई चीज रखते हैं तो ऋणदाता के पास रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सोना गिरवी रख दिया तो वो किसके पास रहता है भाई, वो ऋणदाता के पास रहता है, यानी जिसके पास आपने सोना रखा है वो उसके हाथों में होगा। ठीक है, आप अपना ऋण चुका दें और उससे सोना वापस ले लें। तो उदाहरण के तौर पर आप समझ गए, वाहन हो गया या आप कोई स्टॉक वगैरह भी आपका, आप उस पर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर रखा तो उस इन्वेस्टमेंट पे भी क्या कर सकते हैं, अगर उस इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू है तो उसके ऊपर भी आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, गृह ऋण हो गया, भूमि ऋण हो गया। ठीक है ना, घर के लिए ऋण और भूमि के लिए ऋण लेते हैं जो आप। ठीक है, सोना गिरवी रखते हैं। ठीक है, तो उदाहरण सोना जो गिरवी रखा आपने। स्वामित्व की बात करें तो ऋणकर्ता के पास ही स्वामित्व होता है, ऋणकर्ता के पास स्वामित्व होता है, और ऋणकर्ता के पास ही जो स्वामित्व होता है बस वो क्या करता है, किसी और को उसको बस वो वैल्यू जो होती है उस समय वो उस व्यक्ति को दे देता है कि भाई अगर मान लीजिए मैं नहीं चुकाता हूँ तो आप क्या करेंगे, इसको बेच के भी रिकवर कर सकते हैं। भौतिक हस्तांतरण नहीं होता, यानी वो व्यक्ति सामान को जो है किसी को दे नहीं देता। ठीक है, बंधक में भी व्यक्ति जो है किसी को सामान दे नहीं देता, वो अपने पास ही रखता है। ठीक है, बस वो क्या होता है भाई, वो एक तरह से कागजी रूप पर क्या होती है, वो बंधक के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है सोना उस व्यक्ति को देना पड़ता है जिससे उसने कर्जा लिया है गिरवी में। ठीक है, तो जोखिम स्तर भाई, तो क्योंकि भाई उसने एक ऐसी वस्तु पर लोन लिया हुआ है जिसकी एक वैल्यू है तो यहाँ पर रिस्क कम होता है। ठीक है, और वैसे ही बंधक में भी कम रहता है क्योंकि घर का भाई कागज वगैरह जो कंपनी लेकर रखती है इसमें तो बहुत ही कम होता है क्योंकि सामान ही उसके पास पड़ा होता है। आम उपयोग आप देखते हैं, कार हो गया, व्यावसायिक ऋण हो गया, इसके लिए लिया जाता है। ठीक है ना, घर के लिए लिया जाता है, और इसमें होता है स्वर्ण पर लिया जाता है, सोने पर लिया जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाई बंधक गृह ऋण की रीढ़ है, ऋणकर्ता को सुरक्षा, ऋणकर्ता को कम ब्याज और लंबी अवधि का लाभ प्रदान करता है। बंधक, दृष्टिबंधक और गिरवी तीनों ऋण सुरक्षा के माध्यम है, लेकिन गृह ऋण के संदर्भ में बंधक सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अतः यह कथन पूर्णतः सत्य है कि बंधक गृह ऋण महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो बंधक गृह जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप अपना घर गिरवी रख के किसी से पैसे ले रहे हैं तो घर की एक वैल्यू होती है। तो इसलिए जो है आप देखते हैं कभी भी कोई भी ऋण लेता है तो हमेशा बंधक रख कर लेता है, तो उससे ऋण भी जो है आसानी से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक आवश्यकताओं को उपलब्ध संसाधनों के साथ संतुलित करने की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। वित्तीय नियोजन एवं संतुलन को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है, और व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे और अधिशेष के निहित में
अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आर्थिक आवश्यकताएं क्या होती हैं और क्यों जरूरत होती है, क्यों बजट बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, इस चीज को समझेंगे इस क्वेश्चन में हम। तो आर्थिक आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन की अवधारणा क्या होती है, तो समझिए पहले इसे। मानव आवश्यकताएं असीमित हैं, यानी एक व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं भाई और जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, जबकि उनके पास आप देखेंगे संसाधन जो होते हैं बहुत सीमित होते हैं। ठीक है, भाई आप गाड़ी लेना चाहते हैं, ठीक है ना, आप घर लेना चाहते हैं, तो आपकी भाई बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन आपके पास पैसा जो है वो बहुत कम है। ठीक है, यानी संसाधन जो बहुत कम है, तो आप क्या करेंगे। तो इसी मूल आर्थिक समस्या से आवश्यकता और संसाधनों के संतुलन की अवधारणा उत्पन्न होती है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या राष्ट्र के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को उपलब्ध संसाधनों के भीतर संतुलित करे ताकि अपव्यय, ठीक है, कर्ज और अस्थिरता से बच सके। तो भाई एक देश हो गया, ठीक है, कंट्री हो गई, या एक पर्सन, एक व्यक्तिगत कोई व्यक्ति हो गया, इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जितना उसके पास पैसा है उतना ही वो खर्च करे। ठीक है, अगर उससे ज्यादा खर्च करेंगे तो भविष्य में समस्याएं आएंगी। तो इसलिए आर्थिक संतुलन की अवधारणा उभर कर आती है। तो आर्थिक संतुलन क्या है समझ गए होंगे आप, उपलब्ध आय और संसाधनों के अनुसार, यानी जितना आपके पास पैसा है उतना ही आप खर्चा करें। आवश्यकता और खर्चों को युक्ति संगत निर्धारण करें। तो भाई जो आपके पास पैसा है उस पैसे में आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनको आप देखें और उस पर ही पैसा खर्च करें। ठीक है, अनावश्यक खर्चा करेंगे तो भविष्य में हो सकता है भाई आपको उधार लेना पड़े और इससे आपके ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। तो इसमें प्राथमिकता तय करना, सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना शामिल होता है। तो जो भी खर्चा करें भाई भविष्य को देखकर। यदि आवश्यक संसाधनों से अधिक हो सकती है तो क्या होगा भाई, घाटा उत्पन्न होगा। मान लीजिए भाई आप 1,000 रुपये कमा रहे हैं और आप खर्च कर रहे हैं 1,500, ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये आपके लिए घाटा ही होगा ना, क्योंकि 500 आप कहाँ से लेके आएंगे, जो 500 माइनस गया वो आपको उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उस उधार को चुकाने के लिए आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो आपके पास क्या होगा भाई, आर्थिक बोझ बढ़ेगा आपका। यदि संसाधन आवश्यकताओं से अधिक हो तो अधिशेष की स्थिति बनती है। वहीं आप मान लीजिए भाई 1,500 रुपये कमा रहे हैं और आप केवल 800 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया भाई, 700 रुपये बचा लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, अधिशेष कहलाता है। वित्तीय नियोजन की भूमिका की बात करें तो वित्तीय नियोजन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, आय का आकलन करते हैं। तो वित्तीय नियोजन का मतलब क्या है भाई, आपके पास पैसा कितना है आप सबसे पहले वो देखेंगे, फिर खर्च की योजना बनाएंगे कि भाई कहाँ कहाँ खर्च करना है। बचत और निवेश को बढ़ावा दिया जाता है, तो आप कोशिश करेंगे भाई बचत किया जाए, पैसा को बचाया जाए, फिजूल खर्ची ना करी जाए, उसे निवेश किया जाए ताकि फ्यूचर के लिए आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, वित्तीय नियोजन। पहले आप देखें आपके पास पैसा कितना है, फिर आप देखें खर्चा कितना है, फिर आप देखें भाई किन जरूरतों पर आप खर्चा कर सकते हैं और कहाँ पैसा बचा सकते हैं ताकि आपका भविष्य सिक्योर रहे। तो ये जरूरी होता है। तो यही क्या है, आपका वित्तीय नियोजन है। तो वित्तीय नियोजन कैसे संतुलित बनता है, तो आप कैसे से संतुलित कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राथमिकताओं का निर्धारण, आवश्यक और अनावश्यक खर्चों में अंतर करेंगे भाई, कौन सी चीजें जरूरी हैं कौन सी नहीं है। फिर आप बजट बनाएंगे कि आय और व्यय कैसे की जाए, तो पहले से आप तैयार रखेंगे भाई आप कितनी आय है और आपकी जरूरतें ये हैं, यहाँ पर आप खर्च करेंगे। फिर उसके बाद भाई कोशिश करेंगे कि बचत और निवेश को प्रोत्साहन करें, यानी भविष्य की आवश्यकताओं और आपात स्थितियों के लिए आप क्या करेंगे, बचत करेंगे, और आपको भविष्य में ज़्यादा पैसा वापस मिले तो आप उसके लिए निवेश करेंगे। ठीक है, ऋण प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, अनावश्यक कर्ज से बचाव और पुनर्भुगतान की क्षमता बनाए रखना। तो भाई अगर जरूरत नहीं है तो कभी भी लोन पर या ऋण पर पैसा ना लें, या कोशिश करें अगर लेना भी पड़ रहा है तो आप देखें भाई कितना कम ले सकते हैं, कितना बच सकते हैं और कितना आप जो है कम ब्याज दर पे लें। तो ये भी याद रखना जरूरी है। जोखिम प्रबंधन, बीमा और विविध निवेश द्वारा आर्थिक जोखिम करना, और आपको लगता है कि भाई जोखिम कम करना, यदि आपको लगता है भविष्य में हो सकता है भाई कोई जोखिम हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, बीमा करवा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे निवेश हैं जहां पर आप करा सकते हैं ताकि आपको अगर लगता है भविष्य में आर्थिक हानि हो सकती है तो उससे आप बच सकें। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर बजट, घाटे और अधिशेष के निहितार्थ क्या है, यानी व्यक्तिगत तौर पर अगर आप क्या कर रहे हैं भाई, अगर आपका बजट घाटे में जा रहा है या आपका बजट प्लस में जा रहा है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपका बजट घाटा हो रहा है, यानी जब व्यक्ति का क्या होता है भाई, व्यय उसकी आय से अधिक होता है। ठीक है, यानी आप कमा रहे हैं 1,000 रुपये, खर्च कर रहे हैं 1,500 रुपये, तो ये क्या हो गया, आपका बजट घाटा हो गया। तो इसमें क्या होगा भाई, कर्ज बढ़ेगा। ठीक है, अतिरिक्त पैसा जो आपने खर्च किया उसके लिए कर्ज लेंगे, तो कर्ज लेंगे तो भाई मानसिक तनाव रहेगा चुकाने का हमेशा। भविष्य की बचत में कमी, तो भविष्य के लिए आपने अगर कुछ भी सोचा होगा तो बचा नहीं पाएंगे। आर्थिक असुरक्षा हमेशा बनी रहेगी और हमेशा दीर्घकाल में ये वित्तीय संकट का कारण बनेगा, यानी भविष्य में ये और भी संकट का कारण बन सकता है। ठीक है, बजट अतिशेष, अगर आपके पास बजट बच जाता है, आय वैसे अधिक जो आपकी आय है वो वैसे जो है ज़्यादा हो, यानी आप इनकम आपकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी कि आप भाई वही बात है, आप 1,000 रुपये कमा रहे हैं और केवल 700 रुपये खर्च कर रहे हैं।
ठीक है। तो 800 रुपये अगर आपने बचा लिए तो इसका मतलब क्या है, बचत और निवेश में वृद्धि होगी। आप भविष्य के लिए बचा लेंगे और ऐसा निवेश करेंगे कि आपको प्रॉफिट होगा। वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी, यानी आप दूसरों पर कभी भी डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है। भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयारी, अगर आपको भविष्य में लगता है भाई कि आपका खर्चा बढ़ने वाला है, पढ़ाई का खर्चा बढ़ने वाला है, बीमारी का खर्चा बढ़ने वाला है, तो आप पहले से सिक्योर रहेंगे। तो इसलिए क्या होगा, आपका जीवन जो होगा बेहतर होगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं रहेगी। अधिशेष और आर्थिक आत्मनिर्भरता आएगी, तो आपके पास पैसा अगर अधिशेष पहले से बचा हुआ है तो आप आत्मनिर्भर हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, कोई मानसिक तनाव नहीं होगा, खुश रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे और अधिशेष, अब देखिए यही चीज राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है। ठीक है, जब एक देश की सरकार का जो बजट होता है वो घाटे में जाता है या अधिशेष में जाता है, तब क्या होता है, तो राष्ट्रीय बजट का घाटा, जब सरकार का कुल व्यय उसकी आय से अधिक हो जाए, यानी गवर्नमेंट क्या करती है भाई, पैसा एक बजट बनाती है ना, एक साल का एक बजट बनाया जाता है, और उस बजट के हिसाब से गवर्नमेंट सोचती है भाई कि देश के अंदर कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है। ठीक है, तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने भाई एक योजना बनाई कि हम 1,000 करोड़ जो है क्या करेंगे, पैसा जो है कमाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, ये तो होता है भाई कहाँ पे से पैसा कमाना है और कहाँ पे खर्चा करना है। तो 1,000 करोड़ का अगर गवर्नमेंट ने भाई सोचा था हम यहाँ से पैसा कमा लेंगे, उनकी आय होगी। ठीक है, और उन्होंने सोचा था भाई इसी 1,000 करोड़ को हम क्या करेंगे, 1,000 करोड़ को हम व्यय भी करेंगे। ठीक है, व्यय किस पर करेंगे भाई, लोग सरकार कहाँ खर्चा करती है, आपको पता है भाई, रोड बनाती है, और आप देखते हैं स्कूल बनाती है, यूनिवर्सिटी बनाती है, और हॉस्पिटल्स बनाती है, तो यहाँ पे खर्चा करती है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने भाई, और पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट को, आपको पता है भाई, कर लगाती है, टैक्स लगाती है। ठीक है, और बहुत सारी सरकारी कंपनियां होती हैं, वहाँ से भी गवर्नमेंट को पैसा आता है। तो मान लीजिए वहाँ से अगर 1,000 करोड़ गवर्नमेंट को नहीं आया, तो अब गवर्नमेंट खर्चा कैसे करेगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की क्या है भाई, आय कम है। गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ सोचा था भाई, हम 1,000 करोड़ क्या करेंगे, कमा लेंगे, लेकिन कमा नहीं पाई। मान लीजिए उसने सिर्फ 80,000 करोड़ ही कमाया। ठीक है, 1,000 करोड़ ना कमा के 80,000 करोड़ कमाया, तो 20,000 करोड़ का जो घाटा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसने पहले ही कह दिया भाई हम यहाँ पे खर्चा करेंगे, वह करेंगे, और खर्चा कर दिया है, तो 20,000 करोड़ का घाटा हो गया ना। तो इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय बजट घाटा, यानी जब गवर्नमेंट उतना पैसा नहीं कमा पाती जितना खर्च कर देती है। तो इससे क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव तो सीमित सीमा तक होते हैं। अगर आप देखें जो भारत में अगर कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय बजट घाटा हुआ है, तो क्या उसका फायदा होगा, नुकसान होगा। तो सकारात्मक की बात करें तो आर्थिक मंदी में विकास को प्रोत्साहन मिलता है। अगर राष्ट्रीय बजट घाटा जा रहा है तो भाई आर्थिक मंदी में क्या होगा, विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बजट घाटा गया तो भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, लोगों को क्या मिल सके भाई, पैसा मिल सके, ताकि आर्थिक मंदी खत्म हो। रोजगार सृजन की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि भाई जब रोजगार होगा तभी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा, लोगों का पैसा आएगा, तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। आधारभूत संरचना में निवेश, तो गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी भाई आधारभूत संरचना को और अच्छा बनाया जाए, ताकि ज़्यादा निवेश हो सके और ज़्यादा जो घाटा है उसको खत्म किया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा पैसा कहाँ लगाया भाई, वहीं इन्हीं चीज़ों में तो लगाया है। नकारात्मक प्रभाव क्या होगा भाई, अगर अधिक हो गया तो क्या होगा, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होगी। तो भाई जितना गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा ज़्यादा करेगी और बाहर से ऋण लेगी, उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट पर क्या होगा भाई, दबाव पड़ेगा। मुद्रास्फीति का खतरा होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा मान लीजिए अधिक बजट घाटा हो रहा है, तो उससे क्या होगा भाई, मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी ना, क्योंकि लोग सामान बनाना कम कर देंगे। जब सामान बनाना कम कर देंगे तो क्या होगा, समस्याएं आएंगी ना, हमारी जीडीपी गिरने लगेगी। ठीक है, और जीडीपी गिरेगी, सामान बनाना बढ़, जो सामान हमारे मार्केट में होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाए, उसके क्या नाम है, दाम बढ़ जाएंगे, तो खतरा हो सकता है। भावी पीढ़ियों पर ऋण का बोझ पड़ेगा, तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कहाँ से पूरा करेगी, जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो वो ऋण लेगी, तो आने वाली जो भविष्य होगा, जो सरकारें होंगी या जो हम जैसे लोग होंगे जो टैक्स देते होंगे, उन पर और ज़्यादा दबाव पड़ेगा और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और आर्थिक अस्थिरता भी आ सकती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं जो राष्ट्रीय बजट घाटा होता है उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो जो फायदे देखेंगे, सकारात्मक फायदा जो है वो सीमित है, लेकिन नुकसान जो होता है वो ज़्यादा होता है। वहीं राष्ट्रीय बजट जब अधिशेष बचता है, ठीक है, यानी प्लस में आ जाता है, तो जब सरकारी आय और व्यय से अधिक हो, व्यय कम हो, यानी सरकार के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और व्यय जो है गवर्नमेंट कम कर रही है, तो इसमें क्या होगा, सार्वजनिक ऋण में कमी आएगी। तो अब क्या होगा भाई, जब अधिशेष ज़्यादा गवर्नमेंट के पास बचेगा तो अब गवर्नमेंट को किसी से पैसा लेना नहीं पड़ेगा, और जो भी उसके कर्जे होंगे वो चुका देंगे। आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि भाई पैसा है, तो सबको पता है भाई जिसके पास पैसा होता है वो व्यापार और सरकार अच्छे से चला पाएगा। ठीक है, तो इसलिए विश्वास बढ़ता है। सीमाएं क्या है, अधिक अधिशेष विकास व्यय में कटौती का संकेतक होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, अधिशेष यानी पैसा बचा रही है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट पैसा बचा के रख रही है तो इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, लोक कल्याणकारी काम नहीं कर रही ना, क्योंकि जो पैसा गवर्नमेंट को किस लिए आता है, लोगों की भलाई के लिए आता है, और वो पैसा गवर्नमेंट को कहाँ करना चाहिए भाई, लोगों की भलाई, स्कूल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज़ें बनाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट बचा रही है, अधिशेष बचा रही है, तो उसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर खर्चा नहीं कर रही है, तो सामाजिक कल्याण कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक कल्याण कार्यक्रम गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। तो आप कह सकते हैं यदि आर्थिक आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना है तो आर्थिक विवेक का आधार है वित्तीय नियोजन। ठीक है, तो आपको अगर भाई जितनी आपके पास संसाधन है उतना ही आप खर्चा करें, चाहे वह व्यक्ति हो या राष्ट्र, चाहे वो देश हो
या एक व्यक्ति हो, राष्ट्र हो या व्यक्ति हो, तो सबको जो खर्चा करना चाहिए भाई, जितने उसके संसाधन है उसी सीमित संसाधनों में अपने खर्चे करने चाहिए। ठीक है, तो सीमित संसाधनों को क्या करना है भाई, योजनाबद्ध व्यय करना है, घाटे से बचना है, ठीक है ना, और अधिशेष को भी इतना ज़्यादा नहीं बचाना है, आर्थिक स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करना है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है कि भाई ऐसा खर्चा किया जाना चाहिए जो बैलेंस हो, ठीक है, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, आईपीओ और अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश एफपीओ की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आईपीओ और एफपीओ क्या होता है ये समझेंगे, और कंपनियों और निवेशकों के लिए उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, तो कंपनियां और निवेशक क्यों इन सब चीज़ों में पैसा लगाते हैं ये भी हम समझेंगे। तो देखिए, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ एवं अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश एफपीओ, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो पूंजी बाजार किसी भी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन पूंजी जुटाने का महत्वपूर्ण माध्यम होती है। तो भाई कोई भी जो बाजार होता है, यानी कोई भी एक बिजनेसमैन होता है, जब उसे बिजनेस करना होता है तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये आईपीओ और एफपीओ जो है ये वही साधन है जिससे एक कंपनी जो है अपनी कंपनी को लंबे समय तक चलने के लिए दूसरों से पैसा इन्वेस्टमेंट करवाती है। तो कंपनियां जो होती हैं जनता से पूंजी प्राप्त करने के लिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ तथा अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश एफपीओ को सहारा लेती है। तो यहीं से गवर्नमेंट, तो जो भी कंपनियां होती हैं वो इन्हीं दोनों के माध्यम से क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट कराती हैं पैसे का, ताकि उनकी कंपनी आगे ग्रो कर सके। इन दोनों प्रक्रियाओं से ना केवल कंपनियों की पूंजी आवश्यकता पूरी होती है, तो भाई मेन मकसद क्या होता है, कंपनियों को पैसा लेना होता है, बल्कि निवेशकों को भी स्वामित्व और लाभ का अवसर मिलता है। और भाई देखिए, कंपनी को फायदा मिल रहा है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, लेकिन जो इन दोनों चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है उसको क्या फायदा मिलता है भाई, उसको भी फायदा मिलता है। अगर कंपनी ग्रो कर गई तो उसको क्या मिलेगा, उस कंपनी में स्वामित्व मिलता है प्लस में प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए लोग भी क्या करते हैं, इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं इन दोनों के माध्यम से, आईपीओ और एफपीओ के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अच्छे से समझते हैं जो हमारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश क्या है, यानी आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंपनी पहली बार अपनी इक्विटी शेयरों को आम जनता के लिए जारी करती है और सार्वजनिक कंपनी बन जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई एक कंपनी है, उसको क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए, और वो पैसा लेके कंपनी को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती है। ठीक है, मान लीजिए टाटा कंपनी है, वो क्या कर रही है, उसने सोचा भाई मैं क्या करूँगी, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी टाटा कंपनी। ठीक है, अब 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में कंपनी सोचेगी भाई 100 करोड़ मैं ना लगा के मैं क्या करती हूँ कि 80 करोड़ जो है हम अपने लगा लेते हैं और 20 करोड़ का आईपीओ निकाल देते हैं कि भाई जनता चाहे तो वो भी क्या कर सकती है, शेयर ले सकती है किसके अंदर, इस कंपनी के अंदर, जो टाटा नई कंपनी खोल रही है उसके अंदर जो आम लोग हैं वो भी इसमें भागीदारी बन सकते हैं। तो ये जो 20 करोड़ आएंगे, ठीक है, 100 में से जो 20 करोड़ आएंगे वो किसके आएंगे, जनता के आएंगे। और जनता क्या करेगी भाई, उसके लिए इस कंपनी का आईपीओ खरीदेगी। ठीक है, ताकि वो भी क्या कर सके भाई, कंपनी में अपना 20% का मालिकाना हक ले सके। ठीक है, तो 20 करोड़ का जो मालिकाना हक मिलता है, कई बार आप देखेंगे कोई एक व्यक्ति ना लेके बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं इस 20 करोड़ में, आप देखेंगे ना हजारों लोग, जितना जो आईपीओ ले लेगा, जितने आईपीओ की वैल्यू ले लेगा, मान लीजिए इस 20 करोड़ में से भाई कोई एक बंदा जो है वो हो सकता है 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई हो सकता है भाई 10,000 का इन्वेस्टमेंट करे। तो वो तो आईपीओ पे तय होता है कि भाई कि मिनिमम कितना रखते हैं वो। ठीक है, तो जितना मिनिमम होता है उसके हिसाब से हर कोई जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो आईपीओ की प्रक्रिया निर्णय एवं योजना होता है, कंपनी सार्वजनिक होने का निर्णय लेती है और पूंजी आवश्यकता का आकलन करती है। तो गवर्नमेंट जो भी कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए टाटा थी, तो वो क्या करेगी भाई, अपने को लिस्ट करेगी कि भाई हम ये कंपनी खोलने जा रहे हैं, इतने का हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो बताएगी पहले। ठीक है, मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति होती है, तो इसके लिए क्या होता है भाई, लीड मैनेजर अंडर राइटर नियुक्त किए जाते हैं जो कंपनी को स्टेबल करते हैं। फिर क्या करते हैं भाई, प्रोस्पेक्टस बनाते हैं कि कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, यानी जो कंपनी शुरू होने जा रही है उसकी अभी स्थिति क्या है, अगर आप हमारे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जोखिम क्या होगा, आपको फ़ायदा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट, जो कंपनी होती है वो गवर्नमेंट की एक कंपनी होती है सेबी। ठीक है, तो सेबी को ये सारी चीज़ें बताती है कि भाई ये चीज़ें हैं हमारे पास और हम क्या करना चाहते हैं भाई, लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं, तो आप हमें क्या करो भाई, शेयर मार्केट में लिस्ट कर दो ताकि लोग हमें पैसा दें। ठीक है, तो अब सीबी क्या करेगी भाई, सीबी देखेगी कि भाई कंपनी वाकई में ही ठीक है, लिस्ट करनी चाहिए कि नहीं। तो सेबी द्वारा जांच के बाद उसे अनुमति दे दी जाएगी, ठीक है भाई आप लिस्ट हो जाओ। तो वो क्या हो जाती है, लिस्ट हो जाती है कहाँ पे, शेयर मार्केट में। तो मूल्य निर्धारण होता है, तो इसमें जो कंपनी होती है वो फिक्स्ड प्राइस विधि और बुक बिडिंग करती है। तो वो एक प्राइस रख देती है कि भाई कि हमारे जो है मान लीजिए 10,000 जो है मिनिमम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारा आईपीओ जो होगा वो 10,000 का होगा। ठीक है, और 10,000 में हम जो भी उनके शेयर बनते होंगे वो शेयर दे देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं भाई, बुक कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति चाहता है कि भाई मान लीजिए
2 महीने बाद वो कंपनी लिस्ट होने वाली होती है तो वो पहले ही निकाल देते हैं, जिसको जिसको इन्वेस्टमेंट करना है करे, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई भी एक पर्सन जिसके पास पैसे हैं वो आईपीओ खरीद सकता है उस कंपनी का और जुड़ सकता है कंपनी से, ठीक है। तो जनता के लिए निर्गम होता है, निवेशक आवेदन कर सकते हैं, तो आप अगर चाहें तो निवेश कर सकते हैं कंपनी में, आवेदन कर सकते हैं। शेयर आवंटन एवं लिस्टिंग, तो आवंटन के बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो जाता है। तो उसके बाद भाई जितना आपने पैसा लगाया आपको उतने शेयर दे दिए जाएंगे, और उसके बाद जो तारीख आएगी, डेट आएगी, उस दिन जो आप देखेंगे शेयर मार्केट में वो कंपनी जो होगी टाटा की वो लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जब वो लिस्ट होगी उसके बाद अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब दूसरा होता है अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश, ठीक है। वो तो हमने सोच लिया आईपीओ, यानी वो पहले कंपनी को लिस्ट किया जाता है, फिर पैसे लिए जाता है और उसके बाद फिर वो शेयर मार्केट में आती है, ठीक है। और दूसरी आती है आपकी एफपीओ, वह प्रक्रिया जिसमें पहले से सूचीबद्ध कंपनियां अतिरिक्त शेयर जारी कर जनता से पूंजी जुटाती हैं। तो यहाँ पे भी जनता से पूंजी ली जाती है। तो उसमें क्या था भाई, कंपनी नई लिस्ट होती है, इसमें आप देखेंगे एफपीओ में कंपनी पहले से होती है और पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करती है कंपनियां दूसरे लोगों को, ठीक है। तो एफपीओ की प्रक्रिया क्या होगी, अतिरिक्त पूंजी जुटाने का निर्णय लिया जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि कंपनी का विस्तार करना है, या हो सकता है कंपनी के ऊपर भाई ऋण बहुत ज़्यादा हो गया, कंपनी चुका नहीं पा रही है, तो उस ऋण चुकाने के लिए उसे पैसा चाहिए, तो इसलिए वो क्या करेगी, अपने शेयर्स को बेचेगी कि भाई अगर कोई और इसमें इन्वेस्टमेंट और पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहिए भाई, और लोग पैसा लगाएं ताकि हमारा ऋण जो कम हो जाए। तो नई परियोजनाओं के लिए हो सकता है कंपनी और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहती हो और ब्रांचेस खोलना चाहती हो, तो भी वो इन्वेस्टमेंट करवा सकती है, ठीक है। तो सेबी को इसमें भी क्या करना पड़ता है भाई, सेबी को पहले सूचना देनी पड़ती है और दस्तावेज देना पड़ता है कि भाई संक्षिप्त ऑफर डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है कि हम अब एफपीओ लेके आ रहे हैं, हम अपनी कंपनी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो वो सेबी को भेज देगा। तो शेयर मूल्य निर्धारण होता है, तो बाजार मूल्य के आधार पर प्राय आईपीओ से कम जटिल होता है। तो भाई वो पहले से लिस्टेड होती है कंपनी ना, तो इसमें तो पहले से ही जो आईपीओ होता है वो क्या करता है, आईपीओ जब शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाता है, जब वो आ जाता है, लाइव हो जाता है, तब उसके प्राइस की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, ठीक है। लेकिन इसकी एक पहले से वैल्यू चल रही होती है, ठीक है, और उसी के आधार पर जो वैल्यू चल रही होती है उसी के आधार पर जो है आगे की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। तो इसलिए इसको समझना बहुत आसान होता है। निर्गम और आवंटन, निवेशकों को शेयर जारी किए जाते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको शेयर मिल जाएंगे। बाजार में व्यापार, नए शेयर मौजूद शेयरों के साथ व्यापार योग हो जाते हैं। तो भाई पहले से ये मार्केट होती है तो लोगों को पता रहता है भाई इसके शेयर खरीदने नहीं खरीदने, तो इसलिए इसका जो है आगे इमर्ज करना आसान होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं भाई अब जारी करने का समय, ये पहली बार होती है आईपीओ। आईपीओ के बाद यानी आईपीओ जब एक लिस्टेड कंपनी होती है उसके बाद एफपीओ आता है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी स्थिति, ये असूचीबद्ध होती है, यानी ये नई आती है शेयर बाजार में, ये पहले से शेयर बाजार में होती है, ठीक है। इसमें अगर जोखिम देखेंगे भाई, इसमें जोखिम अधिक होता है क्योंकि नई कंपनी आ रही है, पता नहीं भाई फायदा होगा नुकसान होगा, तो ये जोखिम रहता है। लेकिन ये तुलनात्मक रूप से कम, क्योंकि आप पहले से कंपनी का परफॉर्मेंस देख चुके होते हैं तो उसके आधार पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे जोखिम कम होता है। जानकारी, सीमित ऐतिहासिक डेटा होता है भाई, क्योंकि ये नई कंपनी आ रही है तो उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती। लेकिन एफपीओ के अंदर क्या होता है भाई, कंपनी काफ़ी लंबे समय तक चल रही होती है, तो आप कंपनी का रिकॉर्ड देख सकते हैं, बाजार का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि भाई वो सही परफॉर्म कर रही है या नहीं, ठीक है। कंपनियों के लिए आईपीओ और एफपीओ का क्या महत्व होता है, तो भाई आईपीओ का महत्व वही है, वो दीर्घकालीन पूंजी प्राप्ति, आईपीओ के जरिए वो काफ़ी पैसा इकट्ठा करके फिर कंपनी को स्टेबल करना चाहते हैं, कंपनी की ब्रांड वैल्यू में वृद्धि करना चाहते हैं, क्योंकि भाई अगर उनको और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो कंपनी और ज़्यादा काम कर सकती है। ऋण पर निर्भरता में कमी, कि भाई दूसरों से ऋण लेने से अच्छा भाई किसी को साझेदार बना लो। विस्तार और नवचार का प्रोत्साहन, तो इससे क्या होता है भाई, पैसा आता है और नई टेक्नोलॉजी के साथ और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। एफपीओ का महत्व, अतिरिक्त पूंजी को जुटाना, तो इसमें क्या होता है भाई, पहले से कंपनी चल रही होती है लेकिन उसको स्टेबल करना है या उसके पास कर्जा ज़्यादा हो गया है, तो फिर वो क्या करते हैं भाई, पैसा जुटाते हैं। शेयर धारकों का आधार बढ़ाना, तो इसमें क्या होता है, शेयर धारक और बढ़ाना, ऐड करना चाहते हैं। बाजार में विश्वसनीयता को बनाए रखना, और बाजार में भाई विश्वसनीयता बनाए रखना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए एफपीओ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो निवेशकों के लिए आईपीओ और एफपीओ का महत्व क्या है, तो आईपीओ का महत्व ये भाई, शुरुआती चरण में निवेशक का अवसर मिलता है, यानी शुरुआत में ही आपको अवसर मिल जाता है, ठीक है। सूचीबद्ध होने पर पूंजी का लाभ की संभावना होती है। अगर मान लीजिए आईपीओ ग्रो कर गया, आपने आईपीओ खरीदा भाई 5,000 में और उसकी वैल्यू अगले दिन 10,000 हो गई, तो इससे आपको फायदा ज़्यादा हो सकता है। तो स्वामित्व में भागीदारी, सबसे बड़ी बात होती है कि भाई आप कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको कंपनी का एक शेयर जो है मालिकाना तौर पर मिल जाता है। एफपीओ का महत्व, स्थापित कंपनियों में निवेश होता है, तो एफपीओ क्या होता है भाई, एक पहले से स्थापित कंपनी में आप निवेश करते हैं तो जोखिम कम रहता है, आपको पता रहता है भाई कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है। बेहतर सूचना के आधार पर निर्णय, तो आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होती है तो अच्छे निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तो आईपीओ और एफपीओ से जुड़ी जोखिम क्या है भाई, बाजार जोखिम है, आपको पता है भाई शेयर मार्केट जोखिम से बड़ा रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो दोनों में ही जोखिम रहता है। मूल्य स्थिरता, तो भाई शेयर बाजार में कभी मूल्य स्थिर नहीं रहते, कभी वैल्यू कम होती है कभी ज़्यादा होती है। कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भरता, तो भाई कंपनी जैसा प्रदर्शन करेगी वैसा ही आपको मुनाफा होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना होता है।
तो आप कह सकते हैं आईपीओ हो गया या एफओ हो गया, ये पूंजी बाजार के दो महत्वपूर्ण साधन हैं और दोनों आईपीओ कंपनियों को सार्वजनिक पहचान और पूंजी प्रदान करते हैं, जबकि एफओ आप देखेंगे विकास की निरंतरता बनाए रखने में सहायक है। तो एक जगह आप देखते हैं भाई, आप नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पहले से स्टेबलिश कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो निवेशकों के लिए भाई दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, दोनों ही जगह आप पैसे लगा के इन्वेस्ट करके भाई हो सकता है आपको फायदा ज़्यादा हो जाए, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आप जब भी निर्णय लें, चाहे आईपीओ में इन्वेस्ट करें चाहे एफओ में, आप मार्केट को बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि मार्केट जो होता है वो जोखिम से भरा रहता है, अगर आपको रिस्क लेना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वास्थ्य बीमा क्या है? स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की विशेषताएं और लाभ क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए स्वास्थ्य बीमा क्या है। आज के समय में बढ़ती चिकित्सा लागत, जीवन शैली, रोगों और आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण स्वास्थ्य बीमा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। स्वास्थ्य बीमा व्यक्ति और परिवार को अचानक आने वाली भारी इलाज खर्च से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो आज के टाइम में आपने देखा होगा भाई, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां हैं, और एक बार जब बीमारी किसी घर में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ता है। तो उसी आर्थिक बोझ को कम करने के लिए पहले से ही भविष्य को ध्यान में रखते ही स्वास्थ्य बीमा योजना ली जाती है, ताकि भविष्य में अगर कोई बीमारी आए तो खर्च, जो अत्यधिक खर्चा हो सकता है, उससे बचा जा सके। तो स्वास्थ्य बीमा का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। स्वास्थ्य बीमा एक ऐसा बीमा अनुबंध के अंतर्गत बीमा करता क्या करता है भाई, बीमित व्यक्ति को बीमारी, दुर्घटना या चिकित्सा के उपचार के कारण होने वाले खर्चे की निर्धारित सीमा या क्षतिपूर्ति करता है। इसके बदले बीमित व्यक्ति नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करता है। तो सिंपल सी बात है, एक पर्सन है भाई, वो बीमार पड़ जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या कोई और भी बीमारी से संबंधित चीज़ें हो जाएं, तो वो क्या करता है भाई, हर महीने या सालाना वो क्या करेगा भाई, एक अमाउंट जो होता है वो कंपनी को देता रहता है, ठीक है, कंपनी को देता रहता है। तो कंपनी भाई उससे लेती रहती है, और जब ऐसी समस्याएं आ जाए, उसकी दुर्घटना हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, अब जब उसके ऊपर एकदम से ज़्यादा वित्तीय बोझ पड़ता है, तो वो सारी क्षतिपूर्ति कौन वहन करता है, वो कंपनी वहन करती है। तो जितने तक का आपने लिया होता है, क्लेम का पैसा दिया होता है, मान लीजिए आपने भाई 50 लाख का आप करवा के बैठे हुए हैं कि भाई हम भविष्य में अगर बीमार पड़े तो 50 लाख का खर्चा कंपनी हमारे उठाए, उसके लिए मैं हर महीने इतने पैसे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करूंगा कंपनी में, ठीक है, अपना जो भी बनता है मेरा वो देता रहूंगा। तो मान लीजिए भविष्य में 1 साल या 2 साल बाद ऐसी स्थिति आ जाती है भाई कि आप ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं यहाँ पे आपका 50 लाख का खर्चा हो रहा है, तो भाई आप 50 लाख एकदम से तो दे नहीं सकते, लेकिन क्योंकि आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने हर महीने या सालाना जो है एक बीमा लिया हुआ है, आप किस्तें देते हैं, तो वो पूरा 50 लाख जो है वो कौन वहन करेगा, वो वहन करेगी कंपनी। तो इससे क्या होता है, आप आर्थिक घाटे से बच जाते हैं, ठीक है, और आपका फ्यूचर भी जो है सिक्योर रहता है। तो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो अस्पताल के खर्च की कवरेज मिलती है, तो अस्पताल में भर्ती होने पर डॉक्टर फीस, दवाइयां, ऑपरेशन, आईसीयू, सारे जी चीज़ें होती हैं वो कवर हो जाती हैं। कैशलेस उपचार होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ठीक है, बस आप जाएंगे और अपने जो भी संबंधित व्यक्ति है जो बीमार है वो वहाँ पर अपना इलाज करवाएगा, और सारा जो खर्चा होता है वो कैशलेस, 1 भी रुपये आपको नहीं देना पड़ता, सब कंपनी जो है वहन करती है। पूर्व एवं पश्चात अस्पताल खर्च, तो कई बार भाई जो कंपनियां होती हैं ये एक अच्छी स्कीम देती हैं कि भर्ती से पहले, यानी अगर मान लीजिए किसी कारण से आप बहुत पहले से बीमार हैं और उसके बाद आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए और उसके बाद जब आप हॉस्पिटल से निकलते हैं, तो ये तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो इससे आपका जो अतिरिक्त खर्चा है वो भी बच जाता है। डे केयर उपचार होता है, ऐसा उपचार जिसमें 24 घंटे भर्ती आवश्यकता नहीं है, जैसे मोतियाबिंद ऑपरेशन भी कवर किए जाते हैं। तो कुछ छोटी मोटी ऐसी बीमारियाँ होती है भाई जिसमें हो सकता है कि आपको जो है एडमिट ना करना पड़े, लेकिन वो बीमारी थोड़ी ऐसी हो, तो आप अगर चाहें तो उसका भी क्लेम ले सकते हैं, अगर आप पहले से उन सब चीज़ों को अपने जो भी आपने स्वास्थ्य बीमा लिया ऐड करवा लेते हैं तो, ठीक है। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कवरेज मिल जाती है, तो आप व्यक्तिगत पॉलिसी यानी आप अपनी खुद की कर सकते हैं, या चाहे तो फैमिली फ्लोटर लेके पूरे परिवार को बीमा में आरक्षित कर सकते हैं। नवीनीकरण एवं निरंतर लाभ, तो पॉलिसी की नियमित नवीकरण, वेटिंग पीरियड, नो क्लेम बोनस जैसे लाभ मिलते हैं। मान लीजिए भाई एक फ़ायदा और होता है, आपने अगर मान लीजिए एक कंपनी का बीमा ले रखा है, ठीक है, और आप हर महीने उसकी किस्त अदा करते हैं, ठीक है, लेकिन एक साल में आपने क्या किया भाई, एक ईयर में आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, ठीक है, आप कोई भी बीमार नहीं पड़े, तो अगले साल जो आपका प्रीमियम होता है, कंपनियां क्या करती हैं भाई 5% या 10%, जो भी कंपनी की पॉलिसी होती है वो बीमा की जो पॉलिसी की जो आपकी वो होती है क्या कहते हैं किस्त होती है, उसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो इससे आपको फायदा भी मिलता है, उसे नो क्लेम बोनस कहा जाता है, ठीक है, एनसीबी कहा जाता है, नो क्लेम बोनस, यानी अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो अगले साल जो होती है आपकी जो पॉलिसी होती है वो थोड़ी सस्ती हो जाती है। आयकर अधिनियम की धारा
80D के अंतर्गत प्रीमियम कर पर छूट भी मिलती है। तो आपको भाई जो इनकम टैक्स है अगर आप बीमा लेते हैं तो उसमें भी छूट दी जाती है। बीमित राशि पॉलिसी के अनुसार एक निश्चित अधिकतम राशि तक खर्च कवर किया जाता है। ठीक है, तो आप जितना भाई आपने लिया होगा, जो प्लान लिया होता है, उस प्लान के हिसाब से ही कंपनियां जो आपको पैसा देती हैं। अगर आपने 50 लाख तक का लिया है तो कंपनियां जो है भाई आपका 50 लाख ही कवर करेंगी, ये भी ध्यान रखना होता है। स्वास्थ्य बीमा के लाभ क्या है? तो भाई आर्थिक सुरक्षा, अचानक आने वाले समस्याओं से आप बच सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, तो भाई आप अगर बीमार पड़ गए तो आपको निजी महंगे हॉस्पिटल में भी इलाज अच्छा मिल जाता है। मानसिक तनाव में कमी, तो आपको भाई इलाज के खर्चे की चिंता नहीं रहती, तो परिवार जो होता है वो राहत में रहता है, उसको राहत रहती है कि भाई हमें एकदम से इतने पैसे का जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा। परिवार की सुरक्षा, पूरे परिवार के लिए पॉलिसी में सुरक्षा उपलब्ध होती है। भाई पूरे परिवार में भी करवा सकते हैं, पूरा परिवार सुरक्षित रहता है भविष्य के लिए। ठीक है। बचत और वित्तीय नियोजन में सहायक, तो फिर आपातकाल में जो आपकी बचत है, आप मान लीजिए आपने अगर नहीं लिया होता आपने बीमा, तो आपको भाई अपने बचत का पैसा लगाना पड़ेगा ना, और अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा, तो इससे आप बच जाएंगे। निवारक स्वास्थ्य लाभ, तो कुछ पॉलिसियों में नियमित स्वास्थ्य जांच की भी सुविधा दी जाती है। तो भाई कुछ पॉलिसी ऐसी भी है जो आपको हर साल में जांच करवाती है, कहीं आपको कोई समस्या तो नहीं है। दीर्घकालीन लाभ है, नो क्लेम बोनस से सीमित राशि बढ़ती है और प्रीमियम लाभ मिलता है। तो बता ही दिया है कि भाई एनसीबी से आपको क्या होता है, अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो भविष्य में आपकी जो किस्तें होती हैं वो सस्ती हो जाती हैं। ठीक है। स्वास्थ्य बीमा से संबंधित कुछ सीमाएं भी हैं, तो आपको याद रखना भाई। वेटिंग पीरियड, पॉलिसी लेने के बाद कुछ समय तक बीमारियों का लाभ नहीं मिलता। जैसे कुछ ऐसा भी होती है भाई, पॉलिसी होती है कि आपने अगर मान लीजिए आज बीमा लिया है तो कुछ बीमारियां होती है वो 1 साल बाद, कुछ 2 साल बाद, कुछ 3 साल बाद, तो ये आपको याद रखना होता है। कुछ रोगों का अपवर्जन, कुछ बीमारियां या इलाज बीमा में शामिल नहीं होती, तो ये भी आपको याद रखना होता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो भाई बीमा में शामिल नहीं की जाती हैं। पॉलिसी शर्त का पालन आवश्यक है, तो बीमा लाभ पाने के लिए सभी नियम और शर्तों का पालन जरूरी है। ठीक है, तो भाई जो भी नियम और शर्तें बताई जाती है कंपनी की तरफ से, वो बीमा जो भी लेता है उसको माननी पड़ती है। ठीक है। तो स्वास्थ्य बीमा केवल एक वित्तीय उत्पादक नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा कवच है। यह व्यक्ति और परिवार के अनिश्चित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाकर बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो अगर आपने स्वास्थ्य बीमा ले लिया तो भविष्य में होने वाली जो भी परेशानियां हैं या बीमारियां हैं उससे आप जो है बच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में डाकघरों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न बचत योजनाएं क्या हैं? तो देखिए डाकघर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं शुरू से ही, अगर बात करें भारत में। तो भारत में डाकघर न केवल डाक सेवाएं प्रदान करते हैं बल्कि आम जनता को सुरक्षित, सरल और भरोसेमंद बचत सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। तो भारतीय डाक के अंतर्गत संचालित बचत योजनाएं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न मध्यम वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। योजनाएं सरकार द्वारा समर्थित होती हैं, इसलिए इनमें जोखिम बहुत कम होता है। तो भाई डाकघर में जो योजनाएं चलती हैं वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित होती हैं। सुरक्षित इसलिए होती हैं क्योंकि भाई सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और पहले आप देखेंगे डाकघर में सिर्फ क्या होता था, डाक का लाना ले जाना होता था, लेकिन जो डाकघर थे वो हमारे देश में हर एक कोने में थे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो बैंकिंग से संबंधित योजनाएं थी वो भी यहाँ पर लागू की गई। ठीक है, ताकि एक स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण लोग थे जो बैंकों से दूर थे वो भी यहाँ पर अपनी जो भी बचत संबंधी चीज़ें हैं वो कर सकें। तो डाकघर की प्रमुख बचत योजनाएं क्या है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर डाकघर बचत खाता खोल सकते हैं, यानी बैंक बचत खाते के समान। जैसे आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, सेम डाकघर में भी जो बैंक होता है उसमें वही सारी चीज़ें आप पा सकते हैं। जैसे पैसा जमा करना, चेक से निकासी हो गई। ठीक है, तो ज़्यादातर आप देखेंगे कम आय वर्ग के लोग होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग होते हैं, वो अपना जो पैसा है वो डाकघर में बचत खाते में जमा करवाते हैं। आवर्ती जमा खाता, मासिक निश्चित राशि जमा होती है 5 वर्ष की अवधि। नियमित बचत की आदत को बढ़ाना, तो भाई आप क्या कर सकते हैं, आवर्ती जमा यानी 5 साल के लिए आप थोड़े थोड़े पैसे जमा कर सकते हैं और 5 साल में आपको इकट्ठा पैसा भी मिलता है और साथ में उस पर आपको ब्याज भी मिल जाता है। सावधि जमा करा सकते हैं आप, टाइम डिपॉजिट होता है, जैसे 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो उस पर आपको ब्याज जो होता है वो अच्छा मिल जाता है। ठीक है, और 5 साल तक आपका पैसा जो है वो सिक्योर भी रहता है। मासिक आय योजना, तो एक मुश्त राशि जमा हर माह निश्चित आय सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक होती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मंथली इनकम स्कीम के तहत भी खाता खुला सकते हैं। तो आपकी जो भी एक मंथली इनकम है उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना होती है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए उच्च और सुरक्षित ब्याज। तो भाई 60 साल से ऊपर अगर कोई लोग है और वो बचत करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अपना खाता खुला सकते हैं, उनको नियमित आय और ब्याज मिल जाता है। लोक भविष्य निधि, ठीक है ना, पीपीएफ भी होता है। तो दीर्घकालीन बचत योजना 15 वर्ष कर में छूट मिलती है, भविष्य की वित्तीय सुरक्षा होती है। भाई आप थोड़े थोड़े पैसे करके 15 सालों तक जमा करा सकते हैं और उसके बाद आपको एक साथ चाहिए तो एक साथ काफ़ी पैसा भी मिल जाता है, जिससे आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है, तो ये एनएससी होता है, निश्चित अवधि की बचत योजना होती है। तो आप एक निश्चित समय के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बचत खाता खोल के वहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, आयकर में आपको छूट मिल जाती है और मध्यम अवधि के निवेशक के लिए उपयुक्त होता है। अगर कोई चाहता है भाई कुछ टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना तो यहाँ पर आसानी से कर सकता है। किसान विकास पत्र, तो निवेश की राशि एक निश्चित अवधि में दुगनी, सुरक्षित और गारंटेड रिटर्न, पूरी संरक्षण पर जोर दिया जाता है। तो इसमें भाई क्या होता है,
कि गवर्नमेंट स्कीम निकालती है कि भाई किसानों के लिए खास तौर पर कि भाई वो अपना पैसा यहाँ पर रख सकते हैं, तो कुछ समय अवधि जो भी दी जाती है उसमें एक तो उनको रिटर्न मिलेगा, प्लस में कई बार जो उनकी राशि होती है उसको दुगनी करके दी जाती है, तो यहाँ पर उनको फायदा होता है। सुकन्या समृद्धि योजना, तो बालिकाओं के भविष्य के लिए विशेष योजना है, उच्च ब्याज दर मिलती है, शिक्षा और विवाह हेतु बचत, यानी 10 साल से कम की जो बच्चियां हैं वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुला सकती हैं। तो जब बच्ची 18 साल की हो जाएंगी, ठीक है, अगर उन्हें पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, या शादी ब्याह के लिए पैसा चाहिए होता है, तो उस समय जो है इस बचत से उनको काफ़ी फायदा हो जाता है, ठीक है। तो एक इस पर ब्याज दर भी गवर्नमेंट अच्छा देती है, तो भविष्य सिक्योर हो जाता है बच्चियों का यहाँ से, ठीक है। डाकघर बचत प्रमाण योजना है, तो छोटे निवेशकों के लिए सुरक्षित और निश्चित लाभ, तो छोटे निवेशक जो हैं वो अगर यहाँ पर पैसा बचत करके रखना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पे फायदा हो सकता है, तो वो भी यहाँ पर इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, ठीक है। डाकघर बचत योजना की विशेषताएं क्या है, तो भाई सरकार की गारंटी मिलती है क्योंकि पूरा सरकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। न्यूनतम जोखिम, तो यहाँ जोखिम नहीं होता, प्रक्रिया बिल्कुल सरल होती है, ठीक है ना, कोई भी ग्रामीण लोग भी जाके वहाँ पर आसानी से अपना खाता खुलवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, कोई भी बचत योजना यहाँ पर आसानी से करा सकते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है, ठीक है। तो आज के टाइम में आप देखेंगे भाई ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ये सेवाएं आपको मिल जाती हैं आसानी से। सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा, तो इससे सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिला है। तो आप कह सकते हैं भारत में डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली बचत योजनाएं सुरक्षा, स्थिरता और समावेशी वित्तीय विकास का सशक्त माध्यम है। ये योजनाएं केवल बचत को ही प्रोत्साहित नहीं करती बल्कि समाज के हर वर्ग को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है वो भी अपनी बचत संबंधी चीज़ें जो है यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी मजबूत है ये जो बैंकिंग सिस्टम है, और ये एक मजबूत आर्थिक आधारशिला भी है भारत के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय नियोजन को परिभाषित कीजिए, वित्तीय नियोजन के फायदे और प्रक्रियाएं बताइए, ठीक है। तो देखिए वित्तीय नियोजन क्या होता है। वित्तीय नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति, संस्था अपनी आय, व्यय, बचत और निवेश को भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्व निर्धारित और व्यवस्थित ढंग से नियोजन करती है ताकि सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए आर्थिक लाभ को प्राप्त किया जा सके। तो मेन मकसद यही होता है भाई वित्तीय नियोजन का कि आप आज जो भी आय कमा रहे हैं उसको ऐसे बचा कर रखें ताकि भविष्य में भी आपको कोई समस्या ना आए, ठीक है। तो वित्तीय नियोजन के फायदे क्या हैं, तो आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, यानी मान लीजिए आपको घर खरीदना है, बच्चों की शिक्षा, विवाह, ठीक है, या आप रिटायर्ड होंगे तब आपको पैसे की कमी ना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप करते हैं। आय और व्यय में संतुलन, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण होता है और अनावश्यक खर्चों को प्राथमिकता तय होती है, ठीक है। तो जो अनावश्यक खर्चे हैं उनको आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और जो आवश्यक खर्चे हैं उन पर आप जोड़ देते हैं जब आप वित्तीय नियोजन करते हैं। बचत और निवेश को बढ़ावा मिलता है, तो आप नियमित बचत भी कर सकते हैं भविष्य के लिए, और साथ ही आपको लगता है भाई आपको अच्छे पैसे रिटर्न मिल जाए तो आप निवेश भी कर सकते हैं, तो इससे आपके पैसा जो होता है वो बढ़ता है। वित्तीय सुरक्षा, आपात स्थिति जैसे बीमारी हो गई, दुर्घटना हो गई या बेरोजगारी हो गई, तो उस समय आपको आर्थिक सुरक्षा मिलती है, आप आत्मनिर्भर रहते हैं, दूसरे के भरोसे नहीं रहते, ठीक है। ऋण प्रबंधन में सहायता, तो अनावश्यक कर्ज से बचाव होता है, ऋण चुकाने की बेहतर योजना बना सकते हैं आप, ठीक है। तो अनावश्यक खर्चे नहीं करेंगे, और मान लीजिए भाई आपकी इनकम कम है, आपने अगर ऋण वगैरह ले रखा है तो भी आप आसानी से चुका सकते हैं उसको। मानसिक तनाव में कमी रहती है, तो आर्थिक स्थिति स्पष्ट होने से भविष्य की चिंता कम होती है, ठीक है। अगर आपको पता है कि भाई भविष्य में आपके पास इतना पैसा है कि अगर कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या से आप आसानी से निपट लेंगे, तो आपको टेंशन नहीं रहती है, ठीक है। जोखिम प्रबंधन, बीमा और विविध निवेश के माध्यम से जोखिम भी कवर हो जाता है, यानी आप अच्छा नियोजन करना चाहते हैं तो आप बीमा ले लें, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे निवेश हैं जो भविष्य में अगर कोई जोखिम हो तो उससे आपको बचा लेते हैं, ठीक है। कर बचत हो जाती है, उचित निवेश द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो आप पे अगर लगता है कि आपको भाई भारी टैक्स देना पड़ रहा है तो आप उससे भी बचत कर सकते हैं, ठीक है। तो वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया क्या होती है, पहला चरण भाई लक्ष्यों का निर्धारण करना कि भाई छोटे टाइम के लिए, मध्य का या लंबे समय के लिए, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, आपके पास पैसा कितना है, आय कितनी आ रही है, व्यय कितना करना चाहते हैं, आपके पास कौन सी संपत्तियां हैं या आपको कोई देनदारियां हैं, तो उन सब चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो बजट के निर्माण की बात करें तो आय और व्यय संतुलित बजट तैयार किया जाता है, तो जब भी बजट का निर्माण करें तो भाई ये देखें कि कितनी आपकी आय है, ठीक है, और कितना आप व्यय कर सकते हैं और कितना आप बचत और निवेश कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बचत और निवेश की योजना, ठीक है, बैंक में जमा करना है, म्यूचुअल फंड में जमा करना है, बीमा में आपको पैसा लगाना है, पेंशन योजनाएं बनानी है, तो इन सब लक्ष्यों को आप पहले निर्धारित करते हैं और अपने जोखिमों को देखते हैं और उसके आधार पर ही निवेश करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका जोखिम प्रबंधन, तो इससे क्या होगा भाई, आपकी जीवन बीमा से आप अपना जीवन और स्वास्थ्य से अपना स्वास्थ्य, और मान लीजिए आपको आपातकाल में कोई समस्या आ जाए तो उन सब चीज़ों को आप पहले से सिक्योर कर चलते हैं, ठीक है। फिर योजना का कार्यान्वयन, तो तैयारी कर लेते हैं आप इन सब चीज़ों की, जब जोखिम प्रबंधन हो जाता है तो तैयार की गई वित्तीय योजना को व्यवहार में लागू करना होता है, तो समीक्षा और संशोधन, और उसके बाद आप समय समय पर योजना की समीक्षा भी करते हैं कि भाई आपने जो ये योजना बनाई थी आगे 6 चरणों की, क्या वो बिल्कुल सही चल रही है, या अगर उसमें कोई समस्या है तो उसको हम फिर से कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है।
तो वित्तीय नियोजन का महत्व क्या हुआ? सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग, कि भाई जो आपके पास संसाधन सीमित है उसमें आप उसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। भविष्य की अनिश्चितताएं आपकी खत्म हो जाती है कि भविष्य में भाई कोई समस्या है तो हम आर्थिक रूप से किसी पे डिपेंड ना रहें। तो इससे क्या होगी? आपकी आर्थिक आत्मनिर्भरता आएगी, आपका जीवन स्तर जो होगा वो भी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो वित्तीय नियोजन एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति को वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। ठीक है, तो आज की बचत आपकी जो भविष्य में आपकी जो मदद कर सकती है। तो बदलती आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती अनिश्चितताओं के युग में वित्तीय नियोजन सफल रहा है। तो भाई आज के टाइम में भाई आर्थिक परिस्थितियां हमेशा सबकी एक जैसी नहीं रहती हैं, तो और इसलिए भाई भविष्य में बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको भाई नियोजन करना बहुत जरूरी है ताकि भाई आपका जो भविष्य रहे वो सुरक्षित रहे और आप तनाव मुक्त जीवन जो है जी सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, बैंक को परिभाषित कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा कितने प्रकार के बैंक खाते खोले जा सकते हैं? ठीक है, तो देखिए बैंक वह वित्तीय संस्थान है जो जनता से धन जमा के रूप में स्वीकार करते हैं और धन को ऋण के रूप में देते भी हैं। यानी बैंक पैसा जमा भी करते हैं और किसी को पैसे की जरूरत होती है तो लोन के रूप में देते भी हैं। ठीक है, तो भुगतान हो गया, स्थानांतरण हो गया, बचत हो गया, निवेश हो गया, या कोई भी वित्तीय सेवा है, वो सारी उपलब्धियां आपको बैंक में मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं बैंक धन को सुरक्षित रखता है और आर्थिक गतिविधियों को प्रवाहित करता है। तो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं देश के अंदर वो बैंकिंग के द्वारा ही होती हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति द्वारा खोले जाने वाले बैंक खातों के प्रकार कितने हैं? तो एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित खाते खुलवा सकता है। सबसे पहले आता है आपका बचत खाता। आम जनता के लिए सबसे सामान्य खाता होता है, यानी आप एक व्यक्ति के तौर पर सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, बचत खाता खोलना चाहते हैं तो किसी बैंक में जाकर खुला सकते हैं। तो आपके जो पैसे हैं, जितना आपका बचत है आप उसमें रख सकते हैं। तो नियमित बचत को प्रोत्साहन करता है भाई, आप जितना पैसा चाहें बचत का उतना रख सकते हैं। जमा पर ब्याज भी मिलता है और साथ में आप जितने समय तक पैसा रखेंगे उस पर आपको ब्याज भी मिलता रहेगा। चालू खाता आता है दूसरा जो खाता है वो चालू खाता व्यापारी और व्यवसायियों के लिए होता है। तो बार बार लेन देन की सुविधा होती है, यानी आपके पास भाई डेली आपको पैसा लेना है और देना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है भाई? चालू खाता खुलवाना पड़ता है। तो सामान्यतः ब्याज नहीं मिलता क्योंकि भाई इसमें डेली पैसा आता है, डेली जाता है, स्टोर करके नहीं रखा जाता। ठीक है, तो व्यापारिक लेन देन ज़्यादातर इसमें होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो बैंक वो आपको क्या नहीं देते? ब्याज नहीं देते। ठीक है, फिर आता है आपका सावधि जमा, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए जमा राशि, उच्च और निश्चित ब्याज, सुरक्षित निवेश का साधन। यानी आपके पास अगर भाई 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए हैं और आप चाहते हैं कि भाई उसको मैं सिक्योर रखना चाहता हूँ, उस पर मुझे ब्याज भी मिले, तो आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं उतने साल के लिए किसी भी बैंक में। तो उसे क्या कहा जाता है? सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिर आता है आपका आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। तो हर महीने निश्चित राशि जमा करनी होती है आपको। मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए उपयुक्त होता है, भविष्य के लक्ष्यों के लिए। भाई आप क्या करेंगे भाई? आपने कहा कि मैं 5 साल तक पैसा जमा करूंगा, तो आप 5 साल तक उसमें पैसा जमा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी पैसा होगा वो आपको मिल जाएगा एक साथ इकट्ठा होकर, प्लस में आपको ब्याज भी मिलता है। ठीक है, जनधन खाता ऐसा ही एक न्यूनतम शून्य बैलेंस खाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा खुलवाया गया था। भाई जिनका भी अकाउंट नहीं था, उनके पास पैसे नहीं होते थे कि भाई हम अकाउंट खोल सके, तो गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी भाई आप जीरो बैलेंस पे भी खाता खोल सकते हैं। तो सरकार द्वारा प्रोत्साहित था, वित्तीय समावेशन का साधन था कि भाई जो लोगों कम पैसे हैं और वो बैंक से नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको भी बैंक से जोड़ने के लिए ये जनधन खाता खुलवाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जीरो बैलेंस होता है ये। फिर आता है आपका सैलरी खाता, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए शून्य बैलेंस सुविधा होती है, वेतन सीधे खाते में आता है। तो भाई किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उसका एक सैलरी अकाउंट खोला जाता है, तो सैलरी जो होती है वो डायरेक्ट कहाँ आती है? बैंक में आती है। ठीक है, फिर आता है आपका संयुक्त खाता, 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा खोला गया खाता, परिवार या साझेदारी के लिए उपयोगी। ठीक है, तो ये जॉइंट खाता होता है, आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ भी खोल सकते हैं या कोई अगर आपका पार्टनर है तो उसके साथ भी मिलकर खोल सकते हैं। तो ज़्यादातर ये व्यावसायिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके संक्षिप्त टिप्पणी के ऊपर भी आते हैं 10 नंबर के। ठीक है, तो ये टोटल 10 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं ध्यान से। तो सबसे पहला आता है आपका सिबिल। ठीक है, सिबिल क्या होता है? सिबिल का पूरा नाम क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है। यह भारत की प्रमुख क्रेडिट सूचना कंपनी है जो व्यक्तियों और कंपनियों के ऋण, लोन एवं क्रेडिट कार्ड से जुड़े रिकॉर्ड को एकत्रित करती है और उनका विश्लेषण करती है। यानी साधारण शब्दों में आप समझें तो सिबिल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है उधार लेता है और कितना टाइम पे उधार चुका देता है, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है सिबिल के जरिए। तो सिबिल का उद्देश्य ये भाई, मुख्य उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जानकारी देना कि कोई व्यक्ति या संस्था ऋण लेने के योग्य है या नहीं। ठीक है, तो सिबिल क्या बताता है कि भाई कोई व्यक्ति है उसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अगर वो लोन लेता है टाइम पे देता है कि नहीं देता, तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है सिबिल। सिबिल स्कोर क्या है? तो सिबिल स्कोर एक 3 अंकों की संख्या होती है जो 300 से 900 के बीच में होती है, व्यक्ति की क्रेडिट योग्यता को दर्शाती है। 750 या उससे अधिक स्कोर अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति सिबिल 750 मेंटेन करके चलता है वो अच्छा माना जाता है। सिबिल कैसे काम करता है? तो बैंक और एनबीएफसी अपने ग्राहकों की ऋण व
भुगतान जानकारी सिबिल को भेजते हैं। इसी डेटा के आधार पर सिबिल स्कोर को तैयार करता है। तो भाई जो भी व्यक्ति ऋण लेता है उसका पूरा डेटा जो होता है बैंक को और एनबीएस जितने भी लोग जितने भी ग्राहक हैं वो सारी जानकारी सिबिल के पास जाती हैं और वो उन सिबिल को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो सिबिल स्कोर को प्रभावित करने वाले कारक, तो कैसे किसी व्यक्ति का सिबिल जो है वो प्रभावित होता है, तो समय पर ईएमआई क्रेडिट कार्ड का भुगतान, यानी अगर एक व्यक्ति सही टाइम पे अगर उसने लोन लिया हुआ है या कर्ज लिया हुआ है, अगर सही टाइम पे वो अपने ईएमआई को भुगतान कर रहा है तो उसका सिबिल हमेशा अच्छा रहता है। ठीक है ना। क्रेडिट उपयोग, तो भाई जो भी क्रेडिट उसको मिला हुआ है यानी जितने का भी उसको लोन लेने की सुविधा दी गई है वो उसको सही से इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। ऋण लेने का इतिहास, क्या उसने भविष्य पहले भी ऋण लिया था या नहीं लिया था, अगर लिया था तो सही चुकाया या नहीं चुकाया, तो इन सब चीज़ों का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। बार बार लोन लेने के लिए आवेदन, कहीं वो व्यक्ति बार बार लोन लेने के लिए आवेदन तो नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिबिल में कैलकुलेट करती है और जो सिबिल होती है। सिबिल का महत्व क्या है, तो लोन और क्रेडिट कार्ड की मंजूरी, तो सिबिल लेना, देखिए अगर आपको भाई लोन चाहिए या आपको कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपके लिए सिबिल अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो सिबिल क्या देता है कि एक व्यक्ति अच्छा है, वित्तीय साक्षर है, टाइम पे पैसा लेता है और देता है, तो इसीलिए सिबिल जरूरी हो जाता है आपको अगर लोन लेना है, क्रेडिट लेना है। तो कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है, तो अगर अच्छा व्यक्ति है जो टाइम पे ऋण लेता है और देता है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, सिबिल अच्छा है, तो उसको हमेशा आप देखेंगे जो ऋण होता है वो आसानी से मिल जाता है और ब्याज दर भी कम रहती है उसकी। वित्तीय विश्वसनीयता का प्रमाण होती है, अगर अच्छी सिबिल है तो वो व्यक्ति क्या है भाई, अच्छा विश्वसनीय पात्र है। ठीक है। ऋण देने लायक है, ऐसी मान्यता रहती है। कम सिबिल स्कोर के नुकसान क्या होते हैं भाई, अगर आपका सिबिल स्कोर कम हो रहा है इसका मतलब आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो रहा है, इस वजह से आपका सिबिल कम है। ठीक है। अधिक ब्याज दर, आपको अधिक ब्याज दर पे लोन मिलेगा अगर आप लेने जाएंगे, तो सीमित क्रेडिट सुविधाएं, और आपको जो क्रेडिट सुविधाएं होंगी वो भी कम मिलेंगी। ठीक है। अगर सिबिल कम होता है तो ऐसी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है। सिबिल स्कोर सुधारने के उपाय क्या हैं, तो कैसे आप सिबिल सुधार सकते हैं अपना, तो समय पर भुगतान कीजिए, क्रेडिट कार्ड का जो है सीमित उपयोग किया, फिजूल खर्ची मत करें। ठीक है। अनावश्यक लोन और आवेदन से बचना, कि बेफालतू के आप लोन और जो आवेदन है उनको ना करें। ठीक है। इससे भी क्या होता है, सिबिल खराब होता है। सिबिल का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, तो ये जिम्मेदार ऋण व्यवस्था को बढ़ावा देता है और बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित बनाता है। ठीक है। तो सिबिल से क्या होता है भाई, जो बैंकिंग प्रणाली है वो सही रहती है, डिफाल्टर को आसानी से पहचाना जा सकता है। सिबिल रिपोर्ट क्या होती है, तो सिबिल रिपोर्ट में लोन का विवरण होता है, भुगतान का इतिहास होता है और बकाया राशि की जानकारी होती है। ठीक है। तो सिबिल क्या बताता है, तो सिबिल के जरिए एक व्यक्ति का पता लग जाता है भाई कितना उसने लोन लिया हुआ है। ठीक है। और उसने जो भुगतान किया हुआ है वो टाइम पे किया है या नहीं किया है, या अभी कितनी राशि जो है भुगतान की बाकी है, तो ये सारी चीज़ें सिबिल के जरिए आपको पता लग जाती हैं। ठीक है। तो सिबिल आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ऋण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाता है। ठीक है। तो इससे आप एक सही जो ग्राहक है उसको आप पहचान सकते हैं सिबिल के जरिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र क्या होता है, तो देखिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली एक सुरक्षित लघु बचत योजना है जिसका उद्देश्य लोगों की बचत की आदत को बढ़ावा देना होता है, उन्हें निश्चित और सुरक्षित रिटर्न प्रदान करना होता है। यह योजना आपका मुख्यतः आप देखेंगे जो आपके पोस्ट ऑफिस हैं वहां पर देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट चाहती है भाई लोग कुछ पैसा बचत करें। ठीक है। ताकि उनके भविष्य के लिए काम में आ सके, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली हुई है डाकघरों में, तो ये काफ़ी प्रचलित भी है। एनएससी का उद्देश्य क्या होता है, तो आम जनता को सुरक्षित निवेश का अवसर देना, कि भाई आम जनता जो गरीब लोग हैं वो भी एक निश्चित जो है निवेश कर सके। दीर्घकालीन बचत को प्रोत्साहन करना, क्योंकि इससे क्या होगा भाई लोग जो है अच्छी बचत करेंगे तो भविष्य में उनके फायदे में काम आएगा। ठीक है। सरकार को घरेलू बचत जुटाने में सहायता मिलती है, तो इससे क्या होता है गवर्नमेंट भी क्या करती है जो देश के अंदर लोग हैं, ठीक है, वो बचत कर सकें और उन बचत को बैंक में रखा जा सके, ऐसा सरकार कर पाती है। ठीक है। एनएससी की अवधि क्या है, तो एनएससी की जो आप देखेंगे परिपक्वता अवधि जो होती है वो सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। ठीक है। तो आप 5 वर्ष तक छोटा छोटा पैसा जो है अपने अकाउंट में जमा करते जाते हैं जो भी डाकघर का होता है, और लास्ट में जब जरूरत होती है तो आप उसको ले सकते हैं, उस पर ब्याज भी अच्छा मिल जाता है। ब्याज दर, तो एनएससी पर निश्चित ब्याज दर मिलती है, ब्याज चक्रवृद्धि के आधार पर जोड़ा जाता है जो परिपक्व व भुगतान किया जाता है, यानी जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो ब्याज के साथ आपको पैसा रिटर्न दिया जाता है। निवेश की सीमा क्या है, तो न्यूनतम निवेश राशि कम होती है, यानी आप कम राशि में भी निवेश कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई निश्चित सीमा नहीं होती और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप जमा कर सकते हैं। ठीक है। कर लाभ, आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत छूट भी मिलती है, यानी इस जो आप ये जमा कर रहे हैं उस पर आपको कट में छूट भी मिलती है। अर्जित ब्याज पुनः निवेश माना जाता है। ठीक है। तो जो आपका ब्याज मिलता है तो वो भी आपका निवेश में ही जोड़ा जाता है। सुरक्षा, यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है, तो इसमें जोखिम लगभग शून्य के बराबर है। ठीक है। तो भारत सरकार चलाती है तो इसमें जोखिम है ही नहीं। हस्तांतरण सुविधा, एनएससी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। तो आप अगर कोई व्यक्ति जो है वो
ये फंड जमा कर रहा है, अगर वो चाहे किसी और व्यक्ति को दे दे कि वो जमा करे तो ये भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये विशेष परिस्थितियां होती हैं, ठीक है। एक परिवार में अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, आर्थिक स्थिति, या परिवार में कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय ये चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। ऋण सुविधा, एनएससी का ऋण के लिए गिरवी के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप भाई एनएससी में पैसा जमा करवा रहे हैं और आपको लोन की ज़रूरत है, तो आप इसके बदले लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। लक्षित निवेशक होता है तो मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, सेवानिवृत्त लोग, वे निवेश जो सुरक्षित और निश्चित आय चाहते हैं, ठीक है। तो जो लोग भाई काम धंधे वाले लोग हैं, जिनकी बचतें नहीं हो पाती हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, तो वो एक निश्चित समय के लिए इस स्कीम के तहत बचत करके पैसा जमा कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक सुरक्षित, भरोसेमंद और कर सुविधाजनक निवेश योजना है जो जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए अत्यंत उपयुक्त है और देश की बचत व वित्तीय स्थिरता में योगदान देती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई आम लोगों के लिए भी, और इससे क्या होता है, देश में पैसा भी जो है बचाया जाता है। डाक जीवन बीमा क्या है? तो डाक जीवन बीमा भारतीय सरकार द्वारा संचालित एक जीवन बीमा योजना है जिससे सबसे पहले 1884 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित और किफायती बीमा संरक्षण प्रदान करना। वर्तमान में आप देखेंगे ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। तो डाक जीवन बीमा का उद्देश्य क्या है भाई? जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। जीवन बीमा देती है ये लोगों को, कम प्रीमियम में अधिक लाभ, तो प्रीमियम भी कम होता है, लाभ भी अधिक मिलता है। कर्मचारियों में बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप भाई? बचत कर सकते हैं। पात्रता क्या है? केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी होना जरूरी है इसके लिए, ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू में कर्मचारी, यानी जो सरकार से जुड़े जो संस्थान है उसमें काम करने वाले होने चाहिए, जैसे विश्वविद्यालय हो गए, ठीक है। स्थानीय निकाय एवं शिक्षण संस्थाओं के भी कर्मचारी इसमें जमा करा सकते हैं। बीमा योजनाएं क्या है? तो पीएलआई के अंतर्गत आप देखेंगे विभिन्न योजनाएं उपलब्ध हैं, जैसे संपूर्ण जीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा, संयुक्त बीमा, बाल जीवन बीमा, ठीक है। तो जिसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से बीमा कराया जा सकता है, ठीक है। प्रीमियम दर क्या होती है? तो पीएलआई की प्रीमियम दरें अन्य निजी बीमा योजनाओं की तुलना में काफी कम होती हैं, ठीक है। जो प्राइवेट है उनसे काफी सस्ती होती हैं ये। बोनस सुविधा मिलती है यहाँ पर, तो पॉलिसी धारकों को समय समय पर सरकार द्वारा घोषित जो बोनस है वो भी प्राप्त होता है। ऋण सुविधा, पॉलिसी पर निश्चित अवधि के बाद ऋण लेने की सुविधा होती है, यानी अगर आप ये पॉलिसी जमा कर रहे हैं तो अगर आपको कभी मान लीजिए लोन की जरूरत है, ठीक है, तो आप इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। कर लाभ, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर छूट मिलती है, तो भाई ये सेविंग प्लान है एक तरह से आप कह सकते हैं, तो उसमें कर में भी छूट मिलती है। जोखिम और सुरक्षा है, तो जोखिम और सुरक्षा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है, तो भाई इसमें जोखिम हो ही नहीं सकता, सुरक्षित है बिल्कुल। भुगतान व्यवस्था, तो प्रीमियम का भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक के आधार पर जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो डाक जीवन बीमा एक विश्वसनीय, सुरक्षित और लाभकारी जीवन बीमा योजना है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, ठीक है, और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्रणाली, ठीक है, इसे हम ईसीएस भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्रणाली क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं निपटान प्रणाली है जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में छोटे भुगतानों और प्राप्तियों को स्वचालित रूप से लेन देन किया जाता है। यह प्रणालियां मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित एवं नियंत्रित की जाती हैं, यानी बड़े पैमाने पर आप छोटे से बड़े जो भुगतान होते हैं वो आसानी से ईसीएस के जरिए कर सकते हैं। तो ईसीएस एक ऐसी प्रणाली है जिसमें धनराशि को एक खाते से अनेक खातों में या अनेक खातों से एक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति का जो खाता है, पर्सनल खाता है, उसे बहुत सारे भुगतान करने, तो ईसीएस के माध्यम से आसानी से अलग अलग खातों में भुगतान कर सकता है, ठीक है। या मान लीजिए एक कंपनी को बहुत सारे व्यक्तियों को भुगतान करना है, तो वो भी क्या कर सकती है भाई? ईसीएस के माध्यम से आसानी से कर लेती है, ठीक है। तो इसने क्या किया भाई? पैसे को जो ट्रांसफर करना है आसान बना दिया। तो ईसीएस का उद्देश्य क्या था भाई? भुगतान प्रक्रिया को तेज और सरल बनाना कि भाई जल्दी हो सके। चेक का जो लेन देन होता है उसे कम करना था। समय और लागत को जो था वो बचाना था। तो दो प्रकार से होता है, क्रेडिट होता है, एक संस्था द्वारा कई व्यक्तियों को भुगतान करना, जैसे आप देखते होंगे भाई एक कंपनी बहुत सारे लोगों को वेतन देती है, पेंशन देती है, लाभ देती है, ठीक है। तो एक कंपनी क्या करेगी भाई? अलग ईसीएस के द्वारा अलग अलग खातों में क्या करेगी? पैसे डाल देगी, ठीक है। ऐसे इसे डेबिट होता है, कई व्यक्तियों के संस्था को भुगतान करना होता है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन को भाई बिजली का बिल, पानी का बिल, ठीक है, और सारे बिल जमा करने, तो वो ईसीएस के माध्यम से अलग अलग खातों में पैसा जो है वो डाल सकता है। तो ये आसानी हुई। तो इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो ग्राहक की अनुमति से बैंक खातों में निर्धारित तिथि स्वतः राशि का लेन देन भी हो सकता है। तो ईसीएस की एक बड़ी फैसिलिटी ये भी होती है कि भाई मान लीजिए कि आपने कोई सामान किस्त पे ली हुई है, ठीक है, और आपको हर महीने उसकी किस्त जमा करनी पड़ती है, तो आप कई बार भाई तारीख भूल जाते हैं। तो ईसीएस क्या करता है कि भाई कि आप बैंक से कहेंगे कि आपका ईसीएस कर दे, तो जो तारीख पे आपकी किस्त कटनी होगी वो डायरेक्ट बैंक आपसे बिना पूछे काट लेगा, ठीक है, उस तारीख को। तो आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होगी, और आप अगर भूल भी जाते हैं तो वो समस्या आपकी हल हो जाती है, ठीक है। तो ईसीएस बहुत अच्छी चीज़ है।
ईसीएस के उपयोग क्षेत्र वेतन और पेंशन भुगतान। तो इससे क्या होता है भाई, वेतन और पेंशन भुगतान आसानी से होता है, लाभांश आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं, सब्सिडी और छात्रवृत्ति मिलती है, बीमा प्रीमियर हो गया, ईएमआई बिल भुगतान, तो ये सब चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। लाभ ये भाई तेज और सुरक्षित भुगतान है, मानवीय त्रुटियों की में कमी होती है। ठीक है, जैसे कई बार हम भूल जाते हैं ना भाई जमा करना पैसा, लेकिन अगर आपने ईसीएस करा रखा है तो टाइम पे अपने आप कट जाएगा, तो आपका जो ईएमआई है वो बाउंस नहीं होगी। नियमित भुगतानों की सुविधा, तो भाई आप नियमित भुगतान कर सकते हैं बिना रोक टोक के। सुरक्षा व्यवस्था है, तो बैंक स्तरीय सुरक्षा और ग्राहक की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो भाई बैंक जो होता है पहले ग्राहक से पूरी जानकारी लेता है, उसकी सहमति लेता है, तब ये काम करता है। ठीक है। सीमाएं, तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं इसके अंदर भाई कभी कभी, क्योंकि सारा जो होता है वो इंटरनेट से जुड़ा होता है। बैंक खाते की जानकारी सही होनी आवश्यक है, नहीं तो गलत ट्रांसफर हो सकता है। सीमित समय सारणी पर निर्भरता, तो भाई सीमित समय में ही चीज़ करी जा सकती है। ईसीएस और आधुनिक प्रणालियों की बात करें तो आज ईसीएस से भी अच्छी अच्छी प्रणालियां आ चुकी हैं, जैसे एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, नेच हो गया, तो ये प्रणालियां भी आज के टाइम में विकसित हुई हैं। तो आप कह सकते हैं भाई ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा लेन देन किया जा सकता है। तेजाड़िया और मंदाड़िया बाजार क्या होता है, तो देखिए तेजाड़िया बाजार और मंदाड़िया जो बाजार है वो शेयर बाजार की कुछ अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो अवस्थाओं को देखकर जो निवेशक होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई बाजार की क्या स्थिति है। तो अगर तेजाड़िया की बात करें तो ये वह स्थिति होती है जब आपके जो शेयर होते हैं, जो आपने मार्केट में लगाए होते हैं, निवेश किए होते हैं, उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही होती है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है भाई, शेयर की बढ़ेगा आपका तो निवेशक और ज़्यादा पैसा लगाएंगे, क्योंकि भाई उनका जो एसेट होता है वो बढ़ रहा होता है, उनके शेयर बढ़ रहे होते हैं, वैल्यू बढ़ रही होती है, तो और ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, निवेश ज़्यादा होता है, तो आर्थिक समृद्धि भी होती है, आर्थिक विकास भी होता है। तेजाड़िया बाजार का नामकरण कैसे हुआ था, तो भाई तेजाड़िया को अगर बात करें तो इसे एक बैल के सींग जब ऊपर की ओर रखता है तो उसे कहा जाता है भाई तेजाड़िया बाजार है। ठीक है, तो ये किसका प्रतीक है, मूल्य वृद्धि का। दूसरा आपका आता है मंदाड़िया बाजार। तो मंदाड़िया बाजार क्या होती है, ये वह स्थिति जब शेयर के मूल्य लगातार गिरते हैं और निवेशक इस टाइम आप देखेंगे निराश और भय की स्थिति में होते हैं। तो इसकी विशेषता, शेयर की कीमतें गिरती हैं, बिक्री का दबाव अधिक होता है, आर्थिक मंदी के समय आशंका होती है। तो मंदाड़िया की अगर आप बात करेंगे तो भालू दिखाया गया है जो नीचे पंजों के प्रहार से नीचे पंजों का प्रहार कर रहा होता है, जो मूल्य की गिरावट को दर्शाता है। ठीक है, निवेशकों की क्या भूमिका होती है, तो भाई तेजाड़िया बाजार में निवेशक खरीदारी करते हैं, मंदाड़िया बाजार में निवेशक बिक्री या सतर्कता अपनाते हैं। भाई सोचते हैं कि बेच दें और या फिर होल्ड करके रखते हैं, जब सोचते हैं जब बढ़ेगा वैल्यू तब बेचेंगे। अर्थव्यवस्था प्रभाव, भाई तेजाड़िया बाजार आर्थिक विस्तार का संकेत है। अगर तेजाड़िया बाजार, इसका मतलब देश भाई आर्थिक प्रगति कर रहा है, निवेश ज़्यादा आ रहा है। मंदड़िया बाजार है, आर्थिक संकुचन हो जाता है, क्योंकि भाई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। उदाहरण, आर्थिक विकास के समय तेजाड़िया बाजार और आर्थिक संकट और मंदी के समय मंदाड़िया, ठीक है, मंदाड़िया बाजार होता है। तो आप कह सकते हैं भाई तेजाड़िया और मंदाड़िया बाजार जो है शेयर बाजार के चक्रात्मक स्वभाव को दर्शाता है कि भाई इस समय जो है शेयर बाजार या अर्थव्यवस्था में कैसी स्थिति चल रही है। ठीक है, फिर आता है बुल मार्केट और शेयर मार्केट। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, ये भी बाजार की अवस्थाओं को बताता है, हमने समझ ही लिया। तो बुल मार्केट का मतलब होता है जब शेयर के दाम बढ़ते हैं, निवेशक आशावादी हो जाते हैं। बुल मार्केट की यही भाई प्राइस बढ़ रहे होते हैं, खरीदारी अधिक होती है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ठीक है, वही बियर मार्केट की बात करते हैं, जब शेयरों के दाम गिर रहे होते हैं, निराशा और भय का माहौल होता है। तो इसमें क्या होता है भाई, शेयर गिरते हैं, बिक्री का दबाव होता है, आर्थिक मंदी आती है। ठीक है, तो बियर मार्केट का प्रतीक क्या है भाई, भालू पंजे नीचे की ओर वार करता है, जो मूल्य गिरावट को दर्शाता है कि भाई जो भी शेयर खरीदे उनके मूल्यों में गिरावट आ रही है। निवेशकों का व्यवहार, बुल मार्केट में निवेशक खरीदारी करते हैं। ठीक है, इसमें भाई जिस पैसा लगाना चाहता है, जिनको लगता है भाई भविष्य में कीमत बढ़ेगी, तो वो खरीदारी भी करते हैं। बियर मार्केट में निवेशक बिक्री या सतर्कता भी अपनाते हैं, साथ में ये भी देखते हैं कि भाई कहीं दाम ज़्यादा कम ना हो जाए तो बेचते हैं। ठीक है ना, तो सतर्क रहते हैं इस समय। तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, बुल मार्केट आर्थिक विस्तार, बियर मार्केट आर्थिक जो होता है वो संकुचन होता है, नहीं अर्थव्यवस्था थोड़ी संकुचित हो जाती है, रुक जाती है। बाजार चक्र, शेयर बाजार में समय समय पर बुल और बेयर दोनों अवस्थाएं आपको देखने को मिली जाती हैं अगर आप शेयर बाजार को देखेंगे तो बुल मार्केट और बेयर मार्केट जो है बाजार की दिशा को समझने में सहायता करता है। तो समझदारी से निवेश करने के लिए दोनों अवस्थाओं की जानकारी जो होती है वो आवश्यक है। कैश क्रेडिट क्या होता है, तो कैश क्रेडिट बैंकों द्वारा व्यापारियों और उद्योगों को दी जाने वाली एक अल्पकालीन ऋण सुविधा होती है, जिसके अंतर्गत ग्राहक उसकी स्वीकृति सीमा तक एक बार धन निकालने और जमा करने की अनुमति होती है। कैश क्रेडिट वह ऋण व्यवस्था जिसमें बैंक ग्राहक को एक निश्चित समय तक राशि निकालने की अनुमति देता है। ठीक है, मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको 1 लाख रुपए का लोन दे देगा। ठीक है, अब कहेगा भाई आप इसमें से पैसा निकालते रहो जितनी आपको जरूरत है। ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए वो अकाउंट में पैसा आ जाता है। ठीक है, तो कैश क्रेडिट का उद्देश्य क्या है भाई, व्यापार की जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूरी करना, दैनिक व्यापारिक लेन देन सुचारू चलता रहे। तो ये भाई पैसा इसलिए बैंक देते हैं ताकि जो उनकी व्यापारिक गतिविधियां हैं वो चलती रहें। ठीक है, तो इसमें से क्या करेगा भाई, जो भी व्यक्ति है जिसको लोन की जरूरत है वो 1 लाख में से पैसा निकालता रहेगा जितनी जरूरत है, एक टाइम पीरियड के लिए बैंक उसे अलाउ कर देता है।
पात्रता व्यापारी उद्योग और फर्म कंपनियों को दी जाती है जिनकी बैंक की अच्छी खासी नियमित लेन देन हो, उनको ही ये दिया जाता है। ठीक है। ऋण सीमा, सीमा बैंक द्वारा ग्राहक की साख, व्यापार और प्रतिभूति के आधार पर तय होती है कि भाई कैसा ग्राहक है, उसकी साख क्या है, उसके आधार पर ही उसको ब्याज दर दी जाती है और ऋण भी दिया जाता है कि भाई कितना ऋण उसको दिया जा सकता है। ब्याज केवल उपयोग की गई राशि पर लगता है, तो भाई उस 1 लाख रुपए में से जितना आप पैसा निकालेंगे उस पर उतना ही क्या करना पड़ता है, आपको ब्याज देना पड़ता है। ब्याज दर सामान्यतः अन्य अल्पकालिक ऋणों से कम होती है। ठीक है, तो उसकी ब्याज दर भी आप देखेंगे थोड़ी कम होती है। सुरक्षा, स्टॉक, कच्चा माल, बिल या अचल संपत्ति के गिरवी रखा जाता है, तो इसमें भाई सुरक्षा के लिए ये सारी चीजें जो है गिरवी रख के तभी ये लोन दिया जाता है। कैश क्रेडिट के प्रकार, तो सुरक्षित कैश क्रेडिट होता है, असुरक्षित कैश क्रेडिट होता है, दो तरह से यूज होता है इसका। कैश क्रेडिट की विशेषताएं क्या है भाई, बार बार राशि निकालने और जमा करने की सुविधा होती है, तो भाई आप जब मर्जी इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, आपके पास है तो जमा कर सकते हैं। लचीली ऋण व्यवस्था है, लाभ यही है कि भाई व्यापार में तरलता आती है, जब पैसे की जरूरत होती है उनको व्यापार मिल जाता है, या आकस्मिक कभी खर्चा आ जाता है तो उससे सहायता मिलती है। तो कैश क्रेडिट व्यापार उद्योग के लिए महत्वपूर्ण अल्पकालिक ऋण होता है जो कार्यशील पूंजी के समय हल करता है। भाई जब जरूरत होती है व्यापारियों को तो उनको पैसा मिल जाता है जिससे वो व्यापार आसानी से कर पाते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक ऐसी निवेश योजना है जिसमें अनेक निवेशकों से धन एकत्रित कर शेयर बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, अन्य प्रतिभूतियों में पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा निवेश किया जाता है। ठीक है। तो भाई आप अगर आपको बाजार की जानकारी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जानकार लोग होते हैं जो आपसे पैसा लेकर आपका पैसा जो है शेयर मार्केट में अलग अलग विभागों में लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड व्यवस्था है जो निवेशकों की छोटी बचत को इकट्ठा करके विविध क्षेत्रों में निवेश करती है। ठीक है। तो आप छोटी बचत करके आप ज़्यादा प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का उद्देश्य क्या है भाई, निवेशकों को बेहतर रिटर्न देना, ताकि भाई आप पैसा जो जमा करा रहे हैं अच्छा रिटर्न मिले। जोखिम का विभाजन कम होता है क्योंकि भाई पेशेवर लोग काम कर रहे होते हैं, प्रबंधन अच्छा कर रहे होते हैं, तो उसमें जोखिम थोड़ा कम होता है। म्यूचुअल फंड की कार्यप्रणाली क्या है, तो निवेशक यूनिट खरीदते हैं और यूनिट्स का मूल्य एनएवी के आधार पर तय करता है। जो आप पैसा लगाते हैं, जो आप देते हैं म्यूचुअल फंड में, तो एनएवी के जरिए वो आपको दिया जाता है वैल्यूज की। म्यूचुअल फंड के प्रकार तो भाई इक्विटी फंड होता है, डेट फंड होता है, बैलेंस, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, तो बहुत सारे फंड होते हैं जो आप जरूरत है उसके हिसाब से उन फंडों में निवेश कर सकते हैं। निवेश के तरह से एक मुश्त निवेश होता है, यानी लमसम कर सकते हैं, यानी एक बार में आप चाहें तो 1 लाख 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, या सिस्टमेटिक एसआईपी, यानी आप महीनों में किस्तों के आधार पर, ठीक है ना, जो भी आपकी बचत है उसको आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जोखिम और प्रतिफल, म्यूचुअल फंड में जोखिम बाजार पर निर्भर करता है परंतु विविधीकरण से जोखिम कम होता है। तो भाई बाजार पर नियंत्रण है पूरी तरह से, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका पैसा अच्छा रिटर्न देगा, नीचे जाएगी तो कम देगा। लेकिन ये है कि भाई इसे एक पेशेवर लोग हैंडल कर रहे होते हैं और बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगा होता है आपका, तो थोड़ा सुरक्षित रहता है ये। अधिक म्यूचुअल फंड में आवश्यक पड़ने पर निवेश और आसानी से भुनाया जा सकता है। तो भाई इसकी एक विशेषता ये है, इसमें तरलता होती है, जब चाहे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे इसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कर लाभ, म्यूचुअल फंड योजनाओं में आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर लाभ प्राप्त होता है, तो कोई कहीं कहीं आपको कर लाभ भी प्राप्त होता है, या फिर आप कर के लिए स्पेशल भी फंड जो है बनाए गए हैं। म्यूचुअल फंड के लाभ क्या हैं, छोटे निवेशकों के लिए उपयुक्त होते हैं ये, ठीक है ना, पेशेवर प्रबंधन है, जोखिम में कमी, यानी जिसको भाई समझ नहीं उतनी मार्केट की, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो सही होते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक व्यवस्थित, सुरक्षित और लोकप्रिय निवेश विकल्प है जो दीर्घकालीन में संपत्ति निर्माण करता है। ठीक है, अगर आप एसआईपी में लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो एसआईपी फंड क्या होते हैं, तो हमने म्यूचुअल फंड समझा, अब उसके अंदर जो एसआईपी फंड होते हैं, तो एसआईपी जो होता है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो म्यूचुअल फंड में निवेश की एक ऐसी विधि है जिसमें निवेशक नियमित अंतराल पर निश्चित राशि निवेश करते हैं। एसआईपी निवेश योजना जिसमें थोड़ी थोड़ी राशि नियमित म्यूचुअल फंड में निवेश की जाती है। ठीक है, तो एसआईपी का ही पार्ट, म्यूचुअल फंड का ही पार्ट जो एसआईपी होता है। तो एसआईपी का उद्देश्य होता है नियमित बचत की आदत विकसित करना, कि भाई आप छोटा छोटा नियमित तौर पर जो है बचत कर पाएं और लंबे समय के लिए आप अपनी संपत्ति का निर्माण कर पाएं और आपके पास जोखिम भी जो है वो कम रहे। तो एसआईपी की प्रणाली क्या है, तो निवेशक बैंक खाते से तय तारीख पर राशि स्वतः कटकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। कि भाई अगर आपको लगता है कि आप हर महीने जितना भी पैसा जमा करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप ईसीएस करवा सकते हैं, तो आपके बैंक से उतना कटता रहता है। निवेश की अवधि क्या होती है, एसआईपी अल्पकाल, मध्यकाल और दीर्घकाल तीनों हो सकती है। आप भाई कम समय के लिए या थोड़े समय के लिए या बहुत लंबे समय के लिए, तीनों अवस्थाओं में कर सकते हैं। एसआईपी और एनएवी आप समझ ही गए होंगे। एसआईपी जो होता है वो म्यूचुअल फंड होता है, और एसआईपी में जो आप पैसा खर्च करते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलती है उसे एनएवी कहा जाता है। ठीक है, यानी औसत रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ मिलता है, कि भाई आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया था तो उस पैसे को जो बैंक, जो आपके म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर ने जहां पर लगाया, तो वहां से आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, तो एनएवी में काउंट किया जाता है। एसआईपी के प्रकार क्या होते हैं भाई, तो नियमित होती है, आप नियमित कर सकते हैं एसआईपी हर महीने। फ्लैक्सी होती है भाई, आपकी मर्जी है, आप जब फ्लैक्सी का मतलब भाई कि हो सकता है कि भाई आपके आज इनकम कम है तो आप कम इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले समय में आपकी इनकम ज़्यादा हो जाए तो आप उसमें 1200 फिर ऐसे ही 1500 आप बढ़ा सकते हैं। जैसे फ्लैक्सी, यानी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं।
टॉपअप भी होता है भाई, टॉपअप फ्लेक्सी होता है, ठीक है, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हो। और टॉपअप होता है कि भाई आपकी मर्जी है कि आपको आज कितना करना है, कल कितना करना है, परसों, तो आप अपने हिसाब से टॉपअप भी कर सकते हैं एसआईपी में। एसआईपी के लाभ क्या है? कम राशि से निवेश संभव, तो भाई आप कम राशि में निवेश कर सकते हैं। बाजार उतार चढ़ाव का प्रभाव कम पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और अनुशासित निवेश होता है, ठीक है। जोखिम कम होता है, तो एसआईपी बाजार जोखिम के अधीन तो होता है, परंतु दीर्घकालीन जोखिम में कम होता है। तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना जोखिम आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो एसआईपी और कर लाभ, तो ईएलएस एसआईपी में आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत आपको कर में भी छूट मिलती है, ठीक है। तो निष्कर्ष, एसआईपी फंड निवेश का एक सरल, सुरक्षित और अनुशासित तरीका है जो छोटे निवेशकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है और दीर्घकालीन बचत में भी आपको मदद करता है। यानी आपकी छोटी बचतें जो होती हैं वो भविष्य में जाकर एक बड़ा जो है अमाउंट आपको देती हैं, ठीक है। तो बड़ी बचत बन जाती है छोटी छोटी बचत जो है तो भविष्य में जाकर।